चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो कल तो नहीं हो पाई थी क्लास टेक्निकल कारणों की वजह से। आज हम कंटिन्यू करते हैं जिस लेक्चर को हम लोगों ने परसों स्टार्ट किया था, उसको अब वहीं से आज आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो परसों के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे बच्चे कौन से टॉपिक के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी समान नागरिक संहिता में, है ना, जो कि बेसिकली आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में आपको देखने को मिला था। आर्टिकल 44 के तहत हम लोग समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे थे, है ना। और इसी समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हुए हमने यहाँ पर समझने का कोशिश किया था कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नागरिक संहिता के बारे में, है ना, तो नागरिक संहिता में हमको क्या पढ़ना होता है। तो मैंने वहां पर आपको कोड्स के बारे में बताया था कि कोड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, संहिताएं दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं आपकी नागरिक या फिर सिविल संहिताएं, और एक को हम लोग कहते हैं आपका फौजदारी संहिताएं या क्रिमिनल संहिताएं, है ना। तो उन दोनों के ऊपर हम लोगों ने परसों हमने कहा था कि दो तरीके की संहिताएं होती हैं। एक को हम कहते हैं फौजदारी कानून, है ना, और एक को हम लोग कहते हैं क्या, सिविल कानून। सिविल कानून। और हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग आपका समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका संबंध बेसिकली कौन से हिस्से से है। इसका संबंध आपका सिविल कानूनों से है, इसका संबंध आपका फौजदारी कानूनों से नहीं है। फौजदारी कानून अलग होते हैं, इसका संबंध सिविल कानूनों से था। इसका संबंध सिविल कानूनों से था, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि भाई जब हम लोग बात कर रहे हैं सिविल कानून के बारे में, तो सिविल कानून में कौन कौन से मुद्दों को डील किया जाता है। मैंने आपको कहा था कि ये ऐसे मुद्दे होते हैं बेसिकली जिनमें की क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है ना, जिनमें की क्षतिपूर्ति करने की संभावना होती है, क्षतिपूर्ति संभव होती है और क्षतिपूर्ति की मांग इनमें की जाती है। सामान्यतः इनमें दंड की मांग नहीं की जाती है। ऐसे मामले होते हैं जिसको हम कहते हैं आपके सिविल मामले। ठीक, तो सिविल कानून में कौन कौन से मामले बेसिकली डील होते हैं। तो इसमें इसमें एक तो आपको पारिवारिक मामले देखने को मिलेंगे, है ना। एक आपको यहाँ पर संपत्ति से रिलेटेड मामले देखने को मिलेंगे, और एक आप लोगों को यहाँ पर निविदा से रिलेटेड मामले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में अगर हम प्रॉपरली बात करें तो उसका मैंने परसों ही आपको बताया था कि उसका बेसिकल संबंध किससे है। उसका जो बेसिकली संबंध है वह है आपका पारिवारिक मामलों से। पारिवारिक मामलों से मतलब हमारा जैसे कि विवाह हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आपका तलाक का मुद्दा हो गया, है ना, गोद लेने का मुद्दा हो गया, या फिर आपका उत्तराधिकार कह सकते हो या विरासत कह सकते हो, इसका मुद्दा हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि गुजारा भत्ता इसका मुद्दा हो गया। तो ये सारे के सारे मुद्दे बेसिकली डील होते हैं किसमें, आपके पारिवारिक मामलों में। और जब हम समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं तो समान नागरिक संहिता कहीं ना कहीं इन्हीं मामलों से संबंधित है ना। ये मैं आप लोगों को परसों बता चुका था। और हमने परसों क्या देखा था, हमने परसों देखा था कि संहिताओं का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। संहिताओं का इवोल्यूशन भी हम लोग समझ चुके थे, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जाए। संहिताओं का इवोल्यूशन हम लोगों ने देखा था। हमने देखा था कि इन संहिताओं का इवोल्यूशन एंशिएंट टाइम में किस तरीके से हुआ, है ना। फिर हम लोगों ने इसको मिडिवल फेज में देखा कि मिडिवल में इनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, और फिर हम लोगों ने इसको मॉडर्न फेज में देखा कि मॉडर्न फेज में किस तरीके से इनमें संशोधन वगैरह हुआ, किस तरीके से इनमें सुधार होते चले गए। तो जब हम लोगों ने एंशिएंट के टाइम के बारे में बात की थी तो यहाँ पर हमने कहा था कि ये जो संहिताएं हैं, है ना, इनका जो निर्धारण होता था वो इस समय आपका वेदों के माध्यम से और स्मृति ग्रंथों के माध्यम से होता था, जिसमें कि बहुत सारे स्मृति ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक उसी तरीके से मिडिवल फेज में आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी शरीयत के बारे में, है ना। शरीयत कानून के बारे में यहाँ पर आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी थी कि जो आपके क्रिमिनल मामले थे उनमें तो आपका शरीयत कानून लागू हो रहा था सभी लोगों के लिए, लेकिन सिविल मामलों में अभी भी आप लोग देखोगे कि धर्म के हिसाब से ही कानून यहाँ पर चल रहे थे, जिनको हम पर्सनल लॉ बेसिकली कहते हैं। वो पर्सनल लॉ अभी भी यहाँ पर सिविल मामलों में चल रहे थे। फिर हम लोगों ने मॉडर्न फेज में आया जो कि अंग्रेजों का काल था, और इसी क्रम में मैंने आपको कहा था कि 1833 तक तो यथास्थिति बनी रही जो कि पहले भी थी, लेकिन उसके बाद 1834 में आपका फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन हो गया था। इसी तरीके से 1853 एक्ट के तहत सेकंड लॉ कमीशन का गठन हो गया था। और फिर मैंने आपको कहा था कि इन लॉ कमीशनों की सिफारिश के बाद आपका आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जैसे कानूनों को यहाँ पर लागू किया गया। इसके बाद निरंतर आप लोग देखोगे कि ब्रिटिश काल में आपका समाज सुधार का प्रयास किया जाएगा, समाज सुधार को लेकर के कानून बनाए जाएंगे। और ये जो समाज सुधार को लेकर के कानून बनाए जा रहे थे ये भी कहीं ना कहीं आपका सिविल मामलों से संबंधित भी थे।
लेकिन मैंने फिर आपको कहा था कि जो समाज सुधार मुख्य रूप से हो रहा था ये बेसिकली आपका हिंदू धर्म में हो रहा था, है ना। जितना भी समाज सुधार हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं वहां पर समाज सुधारक के बारे में बात कर लीजिए, और जो कानून समाज सुधार के लिए बने थे उनको अगर आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि उनका बेसिकली संबंध आपको हिंदू धर्म से देखने को मिलेगा। जब आप सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनाते हो तो उसका संबंध कौन से धर्म से था? हिंदू धर्म से। जब आप विधवा पुनर्विवाह को लेकर के कानून बना रहे हो तो उसका संबंध किससे है? बेसिकली आपका हिंदू धर्म से, है ना। तो जितने भी समाज सुधार को लेकर के कानून बन रहे थे वो समाज सुधार को लेकर के कानून आपका हिंदू धर्म को ही प्रभावित कर रहे थे। इसका मतलब कि हिंदू धर्म की जो सिविल संहिताएं थी अगर उसमें कुछ दोष विद्यमान थे तो उनमें निरंतर आपका क्या हो रहा था? संशोधन होता चला जा रहा था। पूरे के पूरे ब्रिटिश काल में उसमें संशोधन हुआ, है ना। हालांकि उसमें हमारे समाज के जो अपने लोग थे उनकी बड़ी भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने मांग की अगर आपका राजा राम मोहन राय ना होते तो संभवतः सती प्रथा के उन्मूलन को लेकर के भी कानून ना बनता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगर ना होते तो विधवा पुनर्विवाह को लेकर के भी अधिनियम ना बनता, है ना। तो हमारे जो ये लोग थे जो कि समाज सुधारक थे इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसमें कि हिंदू धर्म में जो अंतर्निहित दोष थे उन दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश काल में भी विधियां बनती रही, जिसके वजह से जो हिंदू धर्म था उसमें आप लोग देखोगे निरंतर सुधार आते रहे। क्लियर है। लेकिन इस्लाम में आप लोगों ने देखा था कि इस्लाम में वहां पर कोई भी ऐसा ऐसा काम नहीं हुआ, है ना। और ये दिक्कत आज भी है बच्चा, पूरी की पूरी दुनिया में जब आप लोग देखोगे, इतिहास भी पढ़ोगे, कोई भी विषय पढ़ोगे ना, तो एक दिक्कत आपको आएगी। पूरी दुनिया में आप लोग देखोगे कि एक इस्लामिक अस्थिरता आपको देखने को मिलेगी। इस्लामिक कंट्रीज में एक अस्थिरता आपको देखने को मिलती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि इस्लाम में ना कभी रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स हुआ नहीं है ना। सुधारवादी आंदोलन कोई इस तरीके से हुआ नहीं है। क्रिश्चियनिटी में आपका पूरा का पूरा सुधारवादी आंदोलन हुआ था, जिसको हम रेनेसा के नाम से, प्रबोधन के नाम से जानते हैं। जब आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते हो तो इसमें भी आपका सुधार आंदोलन हुआ था, जिसको कि राजा राम मोहन राय ने लीड किया था, और आगे उनकी वंश परंपरा में बहुत सारे समाज सुधारक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सुधार हुआ है। लेकिन इस्लाम के बारे में जब आप बात करोगे वहां पर इस तरीके का आंदोलन कोई स्वयं इस्लाम के अंदर से उठ करके खड़ा नहीं हो पाया है, जिसके वजह से कि वहां पर आप लोग देखोगे समाज सुधार, मतलब ये सत्य है कि वहां पर समाज सुधार आपको पिछड़े हुए देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय देखने को मिलेगी। यह वास्तविकता है इस्लाम की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर समझी थी, है ना। इसके बाद हम लोग करते करते इस बात पर पहुंच गए थे कि वर्तमान में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में अलग अलग धर्मों के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? भारत में पर्सनल लॉ देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। वर्तमान स्थिति क्या उभर करके आई थी कि सारे के सारे धर्मों में आप लोगों को पर्सनल लॉज देखने को मिल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको अलग अलग के बारे में बताया था। जब हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? क्रिश्चियन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने यहां पर आपको कहा था कि यहां पर एक कानून तो आपके पास कौन सा था? इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। इसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हो आप, हाँ, 1872 का। इसी तरीके से एक कानून यहां पर आप लोगों ने देखा था, इंडियन डाइवोर्स एक्ट। एक कानून आप लोगों ने देखा था, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, जो कि 1869 का था। इसी तरीके से जब हम लोगों ने बात की थी कौन से धर्म के बारे में? आपका पारसी धर्म के बारे में। तो यहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको लेकर के जो कानून है वो बना हुआ है, जिसका नाम है आपका पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936। क्लियर है। यहां पर आपको एक कानून देखने को मिला था। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके बारे में? मुस्लिम धर्म के बारे में, तो यहां पर भी आपको बहुत सारे कानून देखने को मिलेंगे, है ना। मुस्लिम धर्म में हम लोगों ने कौन से कानून के बारे में बात की थी? हमने बात की थी मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में। मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, है ना। इसके बाद एक और कानून यहां पर आया था जिसको हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ये मेरे ख्याल से 1939 के आसपास ये कानून आया था। क्या हुआ?
ठीक है, चलिएगा। इसी तरीके से आप लोग देखोगे मुस्लिम धर्म में एक कानून बना था बच्चा 1986 में। आप लोगों ने एक कानून देखा था जब मैंने आप लोगों को शाहबानो का केस पढ़ाया था, है ना। उसमें क्या था आपका, मुस्लिम वुमेन फिर ब्रैकेट के अंदर था आपका मुस्लिम वुमेन, ब्रैकेट के अंदर था, ये तो पूरा मिट जा रहा है, तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट। ये 1986 में कानून बना था, अगर आपको याद होगा, जब शाहबानो का केस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसी तरीके से एक और कानून इसके बाद जो कानून बना था उसको ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं उस कानून को, नीचे जगह नहीं है मेरे पास बची हुई। 2019 में एक और कानून बना था शायरो बानो वाद के बाद। आपको ध्यान होगा जब शायरो बानो वाद का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद इसके ऊपर विधि का निर्माण करे, और तब संसद ने उसके ऊपर विधि का निर्माण किया था जिसका नाम था क्या, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट। क्लियर है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज। जो 1986 में कानून बना था उसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट, और जो 2019 में कानून बना उसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट, है ना, जिसके माध्यम से कि बेसिकली जो आपका ट्रिपल तलाक था उसको प्रतिबंधित किया गया था। ये सब वो बता रहा हूँ जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये आज के लेक्चर का नहीं है, ये लास्ट लेक्चर की चीजें बता रहा हूँ। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में आप लोगों ने देख लिया कौन से पर्सनल लॉ थे, पारसी धर्म में आपने देखे पर्सनल लॉ थे, मुस्लिम धर्म में आपने देखे पर्सनल लॉ थे। इसके बाद बात आती है आपके किसके बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में भी आप लोग देखोगे स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर पर्सनल लॉज का निर्माण किया जाएगा, है ना। हिंदू धर्म में भी आपका स्वतंत्रता के बाद पर्सनल लॉ का निर्माण किया गया था। हिंदू धर्म जब हम लोग कह रहे हैं तो इसमें कौन कौन अंतर्निहित है, तो इस बात को तो ध्यान रखिएगा। जब हम लोग कह रहे हैं हिंदू तो इसमें आपके बौद्ध भी अंतर्निहित हैं, इसमें आपके जैन भी अंतर्निहित हैं, और इसमें आप लोग देखोगे कि इसमें आपके सिख भी अंतर्निहित हैं। क्लियर है, जब हम हिंदू शब्द कह रहे हैं तो ध्यान रखना हिंदू में आपका बौद्ध जैन और सिख सारे के सारे शामिल होते हैं। कभी इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मीडिएवल हिस्ट्री में कि ऐसा क्यों है बेसिकली, है ना, ये आपको मीडिएवल हिस्ट्री में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे हिंदुओं के लिए भी पर्सनल लॉज यहाँ पर बनाए गए थे। एक कानून आपका 1955 में पारित हुआ था, और 3 कानून मैंने आप लोगों को कहा था कि 1956 में पारित हुए थे। 1955 में जो कानून पारित हुआ था उसको कहा गया था हिंदू मैरिज एक्ट। 1955 में जो कानून पारित हुआ था उसको कहा जाता है हिंदू विवाह अधिनियम, है ना। इसी तरीके से 1956 में आप लोग देखोगे बच्चे यहाँ पर बेसिकली आपके 3 कानून यहाँ पर पारित किए गए थे। एक का नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, एक का नाम था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और एक आप लोगों ने यहाँ पर देखा था जो कि था आपके पास क्या, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गया, और एक आपके पास था यहाँ पर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। क्लियर है, एक था आपके पास हिंदू मेंटेनेंस एंड, पूरा ही लिख लेता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ये आपके पास था हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, ये आपके पास था हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, ये आपके पास था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और ये आपके पास था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को परसों के लेक्चर में बता भी चुका हूं कि इनका आपका संबंध बेसिकली किस चीज के साथ होता है, किसका संबंध किससे, है ना। तो ये जो पहला कानून था इसका संबंध आपका बेसिकली विवाह से था, जो कि मैंने आपको परसों बताया। ये सक्सेशन वाला है आपका, इसका संबंध बेसिकली किससे, आपका उत्तराधिकार से है ना। उत्तराधिकार को लेकर के जो भी कमियां थी उनको यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया गया था। इसका संबंध बेसिकली किससे है, आपका गार्जियनशिप से, या फिर आप लोग कह सकते हो संरक्षक से है, या अभिभावक से है ना, कि बेसिकली जो बच्चा होता है उसकी कस्टडी किसको मिलेगी, और उसके लिए जो भी कानून होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपका हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की बेसिकली जो आपका गोद लेने का अधिकार है, और भरण पोषण का भरण पोषण को लेकर के जो अधिकार आपके होते हैं, गुजारा भत्ता को लेकर के जो अधिकार है, उनके बारे में चर्चा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सारी बातें हम लोग परसों कर चुके थे कि ये अलग अलग पर्सनल लॉज आपको अलग अलग धर्मों के हिसाब से भारत में देखने को मिलेंगे, है ना। इन पर्सनल लॉज को एक साथ मिला दिया जाए, उसी के बारे में यूसीसी बात कर रहे हैं कि केवल एक कानून हो। अभी तो हम
क्या देख रहे हैं, क्रिश्चियंस के लिए अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स के लिए अलग पर्सनल लॉ है, पारसियों के लिए अलग पर्सनल लॉ और हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ है। यूसीसी डील करता है कि इन सबके लिए क्या बन जाए, एक कानून बन जाए। वो एक कानून हो जो कि ईसाइयों के ऊपर भी लागू हो जाए, मुस्लिमों के ऊपर भी लागू हो, पारसियों के ऊपर भी लागू हो जाए और हिंदुओं के ऊपर भी लागू हो जाए। मतलब इस देश के जितने भी नागरिक है उन सारे के सारे नागरिकों के ऊपर लागू होने वाला कोई एक कानून हो, है ना, उसी के बारे में बात करता है कौन, यूसीसी। और इसी क्रम में आप लोग देखोगे एक राज्य आपके भारत का है जिसका नाम है आपका क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड वो पहला राज्य बना बच्चा जिसके द्वारा की समान नागरिक संहिता का कानून बनाया गया। उत्तराखंड वो पहला राज्य बनता है जिसके द्वारा की समान नागरिक संहिता का कानून बनाया गया। हालांकि आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो गोवा की बनाई भी नहीं है। गोवा बेसिकली पुर्तगालियों की कॉलोनी होता था और पुर्तगाल का 1867 का कानून था आपका समान नागरिक संहिता को लेकर के। तो क्योंकि गोवा जो था वो पुर्तगालियों की कॉलोनी थी, तो पुर्तगाल का जो कानून था वो गोवा में भी लागू था। तो जब गोवा भारत में मिला तो वहां पर वो कानून ऑलरेडी पहले से लागू था। तो उसको गोवा की विधानसभा के द्वारा बनाया नहीं गया है ना, उसको तो पुर्तगालियों ने ही उनको उनके ऊपर लागू किया था, तो वो कानून उसी रूप में वहां पर चलता रहा। इसलिए कहा जाता था कि गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला राज्य जिसने स्वयं समान नागरिक संहिता को लेकर के कानून बनाया है, तो वो पहला राज्य आपको कौन देखने को मिलेगा, वो पहला राज्य आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा जिसने समान नागरिक संहिता को लेकर के कानून बनाया है। क्लियर है यहां तक का मामला, ठीक चलेगा। तो उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का कानून बना है बच्चे, ध्यान रखिएगा इसके लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था ना। इसमें आप लोग देखोगे कि 5 सदस्यीय समिति का गठन इसमें किया गया था जिसकी अध्यक्षता की किसके द्वारा की गई थी, रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, है ना। ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, और इनके द्वारा आप लोग देखोगे कि इस समिति की अध्यक्षता की गई थी, है ना। और इन्होंने इसका ड्राफ्ट किया, इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था इस समिति ने। और इस समिति की संस्तुति पर ही आप लोग देखोगे कि उत्तराखंड के जो समान नागरिक संहिता है, उत्तराखंड का जो यूसीसी है, इसको कानून का दर्जा दिया गया, या इसको विधानसभा के द्वारा पारित करवाया गया और बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम अब उत्तराखंड में लागू भी हो चुका है। क्लियर है इतना मामला। हमको यहाँ पर बेसिकली क्या क्या समझना है बच्चा, जब हम लोग उत्तराखंड यूसीसी के बारे में बात करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि हमको यहाँ पर समझना क्या क्या है ना। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हमको यहाँ पर किन किन चीजों के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये देखना है बच्चा इसकी एप्लीकेबिलिटी, ना। हम लोग चर्चा करेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि ये जो कानून बनाया गया है ये कानून किस किस के ऊपर लागू होगा, क्या ये पूरे के पूरे भारत के नागरिकों के ऊपर लागू होगा या उत्तराखंड के निवासियों के ऊपर लागू होगा, किन किन के ऊपर ये कानून आपका लागू होगा, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसमें बात करेंगे जो कि यूसीसी के मुद्दे होते ही हैं कि इसमें आपका मैरिज को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है ना, विवाह को लेकर के इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर आपका डाइवोर्स को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है, तलाक को लेकर के इसमें क्या प्रावधान है, और एक महत्वपूर्ण चीज जो सबसे ज्यादा आपका चर्चाओं में बनी हुई है वो है आपकी क्या, लिव इन रिलेशनशिप। इसको लेकर के क्या प्रावधान किया गया है इसको हम लोग देखेंगे। इसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद भी इस समय उत्पन्न हो रहा है ना, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे कि इसको लेकर के क्या प्रावधान है। साथ ही हम लोग बात करेंगे बच्चा यहाँ पर कि एडॉप्शन और मेंटेनेंस को लेकर के क्या प्रावधान है इसमें, है ना। एडॉप्शन को और मेंटेनेंस को लेकर के यहाँ एडॉप्शन और मेंटेनेंस को लेकर के यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, यहाँ नहीं ये जगह नीचे लिख लेता हूं। साथ ही हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आपका सक्सेशन और इनहेरिटेंस को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है ना। सक्सेशन और इनहेरिटेंस का मतलब है कि विरासत और उत्तराधिकार को लेकर के यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चा कि गार्जियनशिप के बारे में यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है। अभिभावकता जो होती है या फिर जो आपके संरक्षक होते हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है, इन सारे के सारे एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे।
तो हमको क्या क्या देखना है ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमको उसका दायरा पता होना चाहिए कि हमको उसमें पढ़ना क्या क्या होता है, फिर चीजें आसान रहती है हमारे लिए पढ़ने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि उत्तराखंड उत्तराखंड का जो यूसीसी है उसमें हमको इन सारे के सारे चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों को हमको पढ़ना है। तो कभी अगर एग्जाम में लिखना होगा या फिर याद भी रखना होगा, तो इस तरीके से अगर बांट करके याद रखोगे तो याद रखना आसान होता है ना। तो हमको कौन कौन सी चीजों को डील करना है इसमें? इसमें एक तो हम लोग डील करेंगे बच्चा आपका एप्लीकेबिलिटी, कि ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैरिज के लिए इसमें क्या प्रावधान है, डाइवोर्स के लिए इसमें क्या प्रावधान है, जो आपका लिव इन रिलेशनशिप होता है इसको लेकर के क्या प्रावधान है, एडॉप्शन, गोद और भरण पोषण की जो हम बात करते हैं, एडॉप्शन और मेंटेनेंस की, इसको लेकर के क्या प्रावधान किया गया है, सक्सेशन, उत्तराधिकार और विरासत, इनहेरिटेंस, इसको लेकर के क्या प्रावधान किया गया है, और गार्जियनशिप, अभिभावकता को लेकर के इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इन सारी की सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो इसमें कुछ आसान आसान से मुद्दे हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डील कर लेता हूं, है ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या परेशानी आगे ना रहे। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ मुद्दे में यहीं पर आपका डील कर देता हूं। चलो एक एक करके डील कर लेता हूं। कुछ आसान मुद्दे हैं जिनको मैं पहले डील कर लेता हूं। सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग यहाँ पर डील करते हैं बच्चा, वो है किसको लेकर के, इसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर के। एप्लीकेबिलिटी का मतलब कि जो उत्तराखंड का आपका यूसीसी है ये बेसिकली लागू किसके ऊपर होने वाला है ना, क्योंकि राज्य के द्वारा बनाया गया कानून है, तो ये पूरे के पूरे समस्त भारतीय राज्य क्षेत्र में तो लागू नहीं हो सकता। तो ये किस किस के ऊपर लागू होगा ये हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना, इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तराखंड के सभी निवासियों के ऊपर लागू होगा। ठीक, उत्तराखंड के सभी निवासी जब हम लोग कह रहे हैं तो ध्यान रखना, सभी निवासी में आपके वो लोग भी आएंगे जो उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, जो उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, और वो भी आएंगे जो उत्तराखंड से बाहर निवास कर रहे हैं, है ना। अब ये जरूरी थोड़ा ना कि उत्तराखंड के सारे लोग केवल उत्तराखंड में रहते होंगे, वो बाकी जगहों पे भी तो जाते हैं रोजगार के लिए, कई और कामों के लिए बाकी जगह पे भी वो निवास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड यूसीसी के बारे में, तो ये उत्तराखंड के सभी निवासियों के ऊपर लागू होने वाला है। वो निवासी जो उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं उन पर भी, और उत्तराखंड के ऐसे निवासी जो उत्तराखंड से बाहर बाहर निवास कर रहे हैं उन पर भी, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नागरिक शब्द नहीं आएगा, निवास शब्द आएगा। क्यों? क्योंकि राज्य के द्वारा बनाया गया कानून है। नागरिक हम राज्य के नहीं होते हैं, हम केवल और केवल भारत के नागरिक है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, हम केवल भारत के नागरिक है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका निवासी शब्द आएगा। निवासी शब्द का, निवासी शब्द की शब्द को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो निवासी का मतलब होता है बच्चा जिसके पास जो स्थायी निवास सर्टिफिकेट हो, जिसके पास जो स्थायी निवास सर्टिफिकेट हो, या फिर जो आपके पास मूल निवास का आपका सर्टिफिकेट बनता है, ये स्थायी निवास या मूल निवास आपका कहाँ का हो, उत्तराखंड का हो, उन सभी लोगों के ऊपर ये कानून लागू होगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा इसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर के, जो कि बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, जनजातियों पर यह लागू नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेगा बच्चा, ये साफ साफ एक्ट में लिखा गया है कि उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, उत्तराखंड की जनजातियों पर यह लागू नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में बेसिकली 5 समुदायों को जनजातीय समुदायों के रूप में रेखांकित किया गया है ना। उत्तराखंड में 5 जनजातीय समुदाय आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको भोटिया देखने को मिलेंगे, बोक्सा है, राजी है, जौनसारी है, थारू है। ये 5 जनजातीय समुदाय आपको देखने को मिलेंगे। इन जनजातीय समुदायों के ऊपर बच्चा ये जो उत्तराखंड का यूसीसी कानून है ये लागू नहीं होगा। और ये सही भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जनजातियां हमारी होती हैं, है ना, उनकी अपनी एक अलग संस्कृति होती है, और हमारा संविधान इस बात, हमारा संविधान उनको उनकी संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार भी प्रदान करता है। चाहे आप आर्टिकल 366 को देख लीजिए, चाहे आप आर्टिकल 371A को देख लीजिए, चाहे आप आर्टिकल 342 को देख लीजिए। इन सब के आलोक में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये बात समझ में आती है कि बिल्कुल जो हमारी जनजातियां हैं, जनजातियों को कुछ संरक्षण दिए जाने आवश्यक है, और वो संरक्षण उनको यहाँ पर भी मिला है। तो उत्तराखंड का यूसीसी जो उत्तराखंड के सभी निवासियों के ऊपर लागू हो रहा है, चाहे वो उत्तराखंड में रह रहे हो या उत्तराखंड के बाहर रह रहे हो, लेकिन ये जो यूसीसी है ये आपका उत्तराखंड की जनजातियों के ऊपर लागू नहीं होता है। क्लियर रहता है, ये उत्तराखंड की जनजातियों के ऊपर लागू नहीं होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। इसी बात को लेकर के आगे जाकर के जब हम आलोचनाएं पढ़ेंगे तो एक आलोचना भी होगी कि उत्तराखंड का जो यूसीसी है वो समावेशी नहीं है ना। समावेशी का मतलब होता है कि जो आपका सभी को अपने में शामिल करता हो। तो वो आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है कि उसमें जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है ना। लेकिन हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम उसकी आलोचना करेंगे कि नहीं, भारतीय संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान विद्यमान है जो जनजातियों को अपनी
अपनी एक अलग संस्कृति को प्रोत्साहित करने और उसको आगे बढ़ाने का अधिकार देता है। तो उसमें उत्तराखंड के यूसीसी में भी कुछ अलग नहीं किया गया है, वही बात यहाँ पर कही गई है। क्लियर हो गया? चलेगा। पहली बात तो हमने एप्लीकेबिलिटी को यहाँ पर समझ लिया कि ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को जो आसान आसान है, पहले उन चीजों को समझ लेते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर समझते हैं बच्चा गार्जियनशिप को लेकर के, है ना। अभिभावकता को लेकर के हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अभिभावकता को लेकर के क्या प्रावधान है ना। तो अभिभावकता के ऊपर लगभग लगभग आप लोग देखोगे उत्तराखंड का यूसीसी चुप है, वो अभिभावकता के बारे में आपका कोई बहुत ऐसा प्रावधान नहीं करता है। एक बात ध्यान रखना, जब हम गार्जियनशिप के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी एक कानून पहले से भारत में विद्यमान है, जो कि 1890 का कानून है। इसका नाम है आपका गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट। गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, ये 1890 का कानून है आपका, गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, है ना। और ये पहले से आपका भारत में लागू है। तो बेसिकली उत्तराखंड का जो यूसीसी है उसमें कोई अलग से ऐसा प्रावधान यहाँ पर विशेष रूप से नहीं किया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि गार्जियनशिप को लेकर के वही प्रावधान जारी रहेंगे जो कि 1890 के गार्जियनशिप एंड वार्ड वार्ड एक्ट के अकॉर्डिंग किए गए थे। तो ये जो कानून है बच्चा थोड़ा सा भेदभावपूर्ण आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गार्जियनशिप का जो अधिकार है बेसिकली किसको देता है, ये गार्जियनशिप का अधिकार बेसिकली पिता को देता है। केवल और केवल बच्चे की जो कस्टडी होगी वो 5 साल तक मां को देता है। बच्चे की जो कस्टडी होगी वो 5 साल की आयु तक मां को देता है। 5 साल की आयु तक बच्चे की जो कस्टडी होगी वो 5 साल की आयु तक मां को देता है। बाकी बेसिकली यहाँ पर आपका पिता को ही प्राथमिकता दी गई। उसका कारण बेसिकली आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि 1890 का कानून है, पुरुष प्रधान समाज था और बेसिकली यहाँ पर जो महिलाएं होती थी वो पुरुष के ऊपर ही आश्रित होती थी। तो मामला बेसिकली ये था कि जो बच्चा है उसके अधिकारों का संरक्षण तभी हो पाएगा अगर उसका भरण पोषण सारी चीजें आसानी से हो पा रही हैं, और वो तभी हो पाएगा जब वो किसके संरक्षण में रहेगा, पिता के संरक्षण में रहेगा। क्योंकि जो माता है, माता तो स्वयं ही आपके पिता के संरक्षण में या पिता के ऊपर आश्रित है। ऐसा बेसिकली पुरुष प्रधान समाज में आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीजें प्रावधान भी हमको बता रहा है कि जहां पर आपका 5 साल की आयु तक तो माँ को यहाँ पर कस्टडी दी जाती है बच्चे की, लेकिन उसके बाद जो मेन मेन रूप से जो यहाँ पर गार्जियन माना गया है, गार्जियन यहाँ पर माना गया है किसको, पिता को। क्लियर है यहाँ तक का मामला? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है जी, यहाँ तक मामला आ रहा है समझ में चीजें? ठीक है, चलेगा। अगला एक और आसान बिंदु इसमें समझ लेते हैं। पहले आसान आसान बिंदु को समझ लेते हैं। तीसरा हमारे पास है बच्चे जिसको हमको समझना है, वो है आपके पास क्या, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। कि एडॉप्शन और मेंटेनेंस को लेकर के ये क्या प्रावधान करता है। एडॉप्शन तो समझ में आता ही होगा आपका, एडॉप्शन का मतलब है आपका गोद लेने से, है ना। और मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पर है किससे, भरण पोषण से। ठीक है, तो मेंटेनेंस और एडॉप्शन को लेकर के ये क्या प्रावधान करता है, तो इस बारे में यहाँ पर कोई भी अलग प्रावधान नहीं किया गया है। और कोई भी अलग प्रावधान नहीं किया गया है तो इसका मतलब फिर जो आपका एडॉप्शन और मेंटेनेंस होगा ये किस आधार पर होगा, तो ध्यान रखिएगा ये अभी भी किसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, ये अभी भी आपका पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे। क्लियर है, ये अभी भी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे। तो पर्सनल लॉ हमारे पास कौन कौन से है जब हम एडॉप्शन और मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए अगर हम लोग आपका हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कौन, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कि आपका 1956 का कानून है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 1956 का कानून है। साथ ही बाकी धर्मों के लिए अगर हम बात करें, है ना, अन्यों के लिए अगर हम बात करें तो अन्यों के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चा, जो आपका जुविनाइल जस्टिस एक्ट है, जो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपका सन 2000 का, जिसको 2015 में संशोधित किया गया था। ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसमें कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है, बाकी धर्म के लोग जो होंगे उनको एडॉप्शन का अधिकार इसके तहत होगा। तो जो हिंदू धर्मावलंबी होगा उसको भी एडॉप्शन का अधिकार है किसके तहत, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत जो 1956 का कानून है। जो अन्य धर्मावलंबी लोग हैं उनको भी एडॉप्शन का अधिकार है, लेकिन उनको एडॉप्शन का अधिकार किसके तहत होगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत होगा। और इवन की सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट में कह सकता है कि गोद लेने का सभी को समान अधिकार है।
क्लियर है? तो उस चीज को यूसीसी में लिखने से या नहीं लिखने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में स्पष्ट है कि सभी को गोद लेने का समान अधिकार होगा। और अगर जजमेंट में नहीं भी होता तो भी ये दो कानून हमारे पास विद्यमान है जहां पर लगभग गोद लेने का अधिकार सबके लिए समान हो जाता है। हिंदुओं को अगर गोद लेना है तो वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत गोद ले सकते हैं, और अन्य धर्मावलंबी लोगों को अगर गोद लेना है तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत भी गोद ले सकते हैं। तो गोद लेने को लेकर के यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। हालांकि जब बात उत्तराधिकार के बारे में आएगी तो उत्तराधिकार के बारे में एक समान विधान का प्रावधान उत्तराखंड यूसीसी के द्वारा किया गया है कि उत्तराखंड में सबको समान अधिकार मिलेंगे, जिसके बारे में कि हम लोग अभी थोड़ी देर में आगे चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आसान आसान प्रोविजन आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पर ना हो। तो पहले आसान आसान चीजों को समझ लीजिएगा, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक होगा यहाँ तक का मामला है बेटा? चलिए अब आते हैं हम मेन मुद्दों के ऊपर। हाँ, ये तीन तो हमने आसान आसान मुद्दे समझ लिए, हमने किन किन चीजों के बारे में बात कर ली। अच्छे से समझिएगा इसको, हाँ, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को कभी ना रहे। क्या गिरा है? अच्छे से समझिएगा इसको। हमने किस किस के बारे में बात कर लिया अभी तक? मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी बता दी कि ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैंने आपको एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के बारे में बता दिया कि इसको लेकर के क्या प्रावधान रहेगा। गार्जियनशिप को लेकर के मैंने आपको बता दिया, है ना? अब इन बाकियों के ऊपर हम लोग वन बाय वन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बच्चा कौन से टॉपिक के ऊपर? सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आपका मैरिज के ऊपर। मैरिज, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो हिंदी में, विवाह कह सकते हो, कि विवाह को लेकर के यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है ना? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो आपका मैरिज वाला प्रावधान है उसमें बहुत स्पष्ट है कि वो उत्तराखंड के सभी निवासियों के ऊपर लागू होगा, है ना? ये जो आपका मैरिज वाला प्रावधान है, ध्यान रखना, ये उत्तराखंड के सभी निवासियों के ऊपर लागू होगा। उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा, चाहे वो उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं या उत्तराखंड के बाहर निवास कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो उत्तराखंड के निवासी हैं तो उनके ऊपर ये मैरिज वाला कानून लागू होगा। क्या प्रावधान किया गया है इसमें? इसमें सबसे पहले तो यह प्रावधान किया गया है बच्चा कि जो मैरिज होगी, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि आपको अपने, अगर आप विवाह करते हो तो उस विवाह का रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य रूप से 60 दिन के भीतर करवाना होगा, भले ही आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, क्योंकि अब ये यूसीसी है, ये सब पे लागू होगा। ये हिंदू पे भी लागू होगा, मुसलमान पे भी लागू होगा, ईसाई पे भी लागू होगा, सिख पे भी लागू होगा, बौद्ध पे भी लागू होगा, जैन, पारसी, जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं उन सब पे ये लागू होगा। अब धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप विवाह करते हो तो उस विवाह को आपको 60 दिन के भीतर रजिस्टर करवाना होगा, है ना? इन केस अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते हो तो, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की स्थिति में आपका विवाह तो अवैध नहीं होगा, आपका विवाह अवैध नहीं होने वाला है, लेकिन आपको क्या पड़ेगा बच्चा? आपको फाइन पड़ेगा, आपको 10,000 रुपए तक का फाइन यहाँ पर पड़ सकता है ना? तो अगर आपने अपने विवाह को 60 दिन के भीतर रजिस्टर नहीं करवाया, जब आपने विवाह किया उसके 60 दिन के भीतर अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो आपको उसमें 10,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर विवाह को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक तो यहाँ पर यह प्रावधान है। अगला जो प्रावधान आपको यहाँ पर विवाह को लेकर के देखने को मिलेगा बच्चा, वो होगा आपका विवाह की आयु को लेकर के। विवाह की आयु को सभी के लिए यहाँ पर समान कर दिया गया है। सभी के लिए समान कर दिया गया है का क्या मतलब हुआ? सभी के लिए समान कर दिया का मतलब कि सभी धर्मों के लिए विवाह की आयु को यहाँ पर समान कर दिया गया है। अब आप किसी भी धर्म के अवलंबी होंगे, आप किसी भी धर्म को मानने वाले होंगे, अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए विवाह की उम्र 21 साल है, और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए विवाह की उम्र 18 साल है। चाहे आप मुस्लिम महिला हैं, चाहे आप हिंदू महिला हैं, चाहे क्रिश्चियन महिला हैं, चाहे पारसी महिला हैं, चाहे बौद्ध महिला हैं, आप किसी भी धर्म से संबंधित महिला हो सकते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित पुरुष हो सकते हैं, आपके लिए आप विवाह की आयु यही रहेगी। अगर आप पुरुष हैं, किसी भी धर्म के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विवाह की आयु क्या रहेगी? 21 21 21 साल से कम आयु में आप विवाह नहीं कर सकते।
इसी तरीके से अगर आप महिला हैं और आप किसी भी धर्म विशेष की महिला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 18 साल से कम आयु में विवाह नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते अब कि नहीं हमारे धर्म में तो यह है कि 14 साल के बाद कर सकते हैं, हमारे हमारे पर्सनल लॉज में तो यह है कि 12 साल के बाद कर सकते हैं, नहीं कोई मतलब नहीं। अब कोई पर्सनल लॉ नहीं रहेगा, केवल और केवल क्या चलेगा, अब उत्तराखंड यूसीसी, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा, तो उसमें आपके पर्सनल लॉज का कोई मतलब नहीं है। अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो आप विवाह नहीं कर सकते, आपको 18 साल या उससे ऊपर की आयु का होना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक प्रोविजन यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा बच्चा, कि पुनर्विवाह के ऊपर ना पूर्व शर्तों का अपराधीकरण, समझाता है इसका मतलब क्या है ना। एक प्रोविजन आपको यह देखने को मिलेगा कि जो पुनर्विवाह के ऊपर आपकी पूर्व शर्तें आरोपित की जाती थी उनका यहां पर अपराधीकरण कर लिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिए कि ए और बी हैं, और ए और बी ने आपका पहले विवाह किया था और बाद में ए और बी के बीच में क्या हो गया, तलाक हो गया, ए और बी के बीच में तलाक हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि ए और बी को अगर दोबारा से विवाह करना है तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, नहीं भाई साहब कुछ नहीं करना पड़ेगा। उनका तलाक हुआ एक दिन पहले, अगले दिन उनका फिर साथ में रहने का मन है तो दोबारा से विवाह कर सकते हैं। ये प्रोविजन बेसिकली क्यों लाया गया, क्योंकि इस्लाम में आप लोग देखोगे एक प्रथा होती थी जिसको कहते थे निकाह हलाला, है ना, परसों ही मैंने उसके बारे में बताया था, निकाह हलाला। तो निकाह हलाला को प्रतिबंधित करने के लिए प्रावधान किया गया कि पुनर्विवाह पर कोई भी जो पूर्व शर्त लगाने वाले रीति रिवाज आपके होते थे उसका उसका यहाँ पर अपराधीकरण कर दिया गया है, उसको अपराध घोषित कर दिया गया है। तो इसका मतलब अब अगर आप निकाह हलाला जैसी चीज करोगे तो निकाह हलाला जैसी चीज को यहाँ पर क्या घोषित कर दिया गया है, अपराध घोषित कर दिया गया है। और अगर आपने ऐसा किया तो 3 साल के लिए जाओगे फिर क्या, जेल। क्लियर है, 3 साल की सजा का प्रावधान है यहाँ पर, सीधे सीधे 3 साल जेल का प्रावधान है अगर आप इस तरीके के किसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पर करते हो। तो बिल्कुल पुनर्विवाह के लिए कोई भी जो पूर्व शर्त चलती थी आपके धार्मिक मान्यताओं में, है ना, आपकी परंपराओं में, उसको यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो निकाह हलाला जैसी चीज अब इस देश में नहीं चल पाएगी। क्लियर हो पा रहा है इतना, ठीक। इसके अलावा आप लोग देखोगे कि जो बहुत सारी प्रथाएं आपकी होती थी, जैसे कि आप लोग देखोगे बहु विवाह, है ना, जैसे कि आप लोग देखोगे बाल विवाह, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया निकाह हलाला, है ना, निकाह हलाला, ये सारी की सारी जो आपकी प्रथाएं होती थी बच्चा। या फिर मैं बात करूं आपसे इद्दत, आप लोगों ने परसों एक चीज देखी थी, क्या था इद्दत, याद है कुछ, हाँ क्या था इद्दत, हाँ ये समय अवधि थी वो 30 दिन वाली ना, हाँ बिल्कुल ये इद्दत। तो ये जो सारी की सारी चीजें थी, चाहे आप बहु विवाह के बारे में बात कीजिए, बाल विवाह के बारे में बात कीजिए, निकाह हलाला के बारे में बात कीजिए, या इद्दत के बारे में बात कीजिए, इन सबको भी आप लोग देखोगे बच्चे कि यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। इन सब को यहाँ पर आपका प्रतिबंधित कर दिया गया है, मतलब अब इन सारी चीजों की भी परमिशन नहीं होगी। मजेदार बात यह है कि जब आप विवाह करते हो तो एक चीज की परमिशन यहाँ पर आपको है कि विवाह में आप अपने धर्म के रीति रिवाजों को यहाँ पर मान्यता दी गई है। फिर आपके विवाह में यहाँ पर आपके धर्म के जो रीति रिवाज है उनको मान्यता दी गई है। इसका मतलब कि आप जिस भी धर्म के मानने वाले हैं आप उस धर्म के नियम कानूनों के हिसाब से विवाह कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको जैसे भी विवाह करना है, आपको अगर सप्तपदी से विवाह करना है तो वैसे करो, है ना, आपको सप्तपदी से विवाह करना है वैसे करो, आपको आशीर्वाद वाला विवाह करना है तो आप वैसे करो, है ना, आपको मंगल फेरे वाला विवाह करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपको निकाह वाला विवाह करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। और भी जो जो आपके विवाह के प्रकार होते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में आपको पवित्र मिलन देखने को मिलेगा, है ना, क्रिश्चियनिटी में आपको पवित्र मिलन देखने को मिलेगा। एक आपका सिख होता है, सिख में आपको आनंद कराज देखने को मिलेगा, आनंद कराज। तो विवाह के जो भी प्रकार आपके धर्म में है, आपकी मान्यताओं में, आप उसके हिसाब से विवाह कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सप्तपदी, अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले हो तो सप्तपदी से विवाह कर लो, क्या दिक्कत है, 7 बार घूम लो आग की तरफ, आग के चारों तरफ, उसमें कोई दिक्कत होना है। अगर आप पारसी धर्म को मानने वाले हो तो आप आशीर्वाद तरीके से विवाह कर सकते हो, जो आपके विवाह की रीति है उसको आशीर्वाद कहा जाता है पारसी धर्म में, है ना। अगर आप लोग जैन धर्म को मानने वाले हो तो आप लोग मंगल फेरे की पद्धति से विवाह कर सकते हो। अगर आप लोग इस्लाम में मानने वाले हो तो आप निगाह निकाह कर सकते हो, है ना, जहां पर बीच में पर्दा होगा। एक और आपसे पूछा जाएगा क्या आपको इनके साथ निकाह कबूल है, तो आपको बोलना है कबूल है। और एक बार नहीं पूछा जाएगा, कम से कम आपसे कितनी बार पूछा जाएगा, 3 बार पूछा जाएगा, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आप किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे हो। तो 3 बार इंसान दबाव में नहीं बोलेगा, तो इससे 3 बार पूछा जाएगा। पवित्र मिलन, है ना, ये भी एक विवाह की पद्धति आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली किसमें है, आपका ईसाई धर्म में देखने को मिलेगी। आनंद कराज, या आपको
सिख धर्म में देखने को मिलेगी, है ना। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी आपको अलग पद्धतियां, अलग अलग धर्मों में विवाह की अलग अलग पद्धतियां देखने को मिलती हैं। तो इन रीति रिवाजों को उत्तराखंड का यूसीसी मान्यता देता है ना। आप अपने धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से अपना विवाह कर सकते हो, लेकिन ये जो विवाह आपने किया है ये अनिवार्य है कि इसको आपको 60 दिनों के भीतर क्या करवाना पड़ेगा बच्चा, है जी, क्या करवाना पड़ेगा, यस, 60 दिनों के भीतर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपने 60 दिनों के भीतर रजिस्टर नहीं करवाया तो आपको पड़ेगा क्या, फाइन। लेकिन ध्यान रखना, मजेदार बात है, ना तो आपका विवाह अवैध हो रहा है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया तो विवाह अवैध नहीं हो रहा है, आपको केवल और केवल आपको फाइन पड़ रहा है। 10,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा। विवाह रजिस्टर नहीं करवाओगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने विवाह कर लिया, है ना। फिर कल के दिन अब बेसिकली वो इसलिए भी है ना कि महिलाओं के अधिकार के संरक्षण के लिए, वरना कैसे पता चलेगा कि आपने विवाह किया है ना। कल के दिन कोई मुकर जाए या शादी के बाद कोई मारपीट वगैरह हो, है ना, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे लगाओगे। तो अगर आपका रजिस्टर्ड होगा कि शादी हो रखी है, हाँ तो अब हो गया कि शादी हो रखी है, अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी होगा और महिलाओं के जो अधिकार होंगे उनको आसानी से संरक्षित किया जा सकेगा। तो ये बेसिकली कोर आइडिया है कि उसको रजिस्टर करवाया जाना चाहिए। वरना हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि शादियां रजिस्टर ही नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा है पति पत्नी है, क्यों रह रहे हैं साथ में, पता ही नहीं किसी को कि पति पत्नी है सच में। क्लियर हो गया इतना मामला। तो पहली चीज हमको क्लियर आई कि विवाह को लेकर के क्या प्रावधान है यूसीसी में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला जो मुद्दा आता है आपका, वो आता है आपका डाइवोर्स को लेकर के, है ना। कोई नहीं, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो भी आएगा। हाँ, आप लोग लिव इन रिलेशन का इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा भी, उसके ऊपर लास्ट में आऊंगा, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा, है ना। क्योंकि उसके ऊपर तो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही है, सबसे विवाद उसी के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे प्रावधान है, यहाँ विवाद नहीं है। विवाद बेसिकली लिव इन रिलेशन के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के साथ टकरा रहा है कहीं, ऐसा आलोचकों का मानना है कि वो फंडामेंटल राइट के साथ टकरा रहा है। तो समझेंगे कि बेसिकली कहां पर उसको लेकर के इशू आ रहा है, उसको भी डील करेंगे। लेकिन पहले जो सामान्य सामान्य सी बातें हैं इनको तो हम कम से कम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। विवाह, अगर हम अब डाइवोर्स के बारे में बात करें, डाइवोर्स तो आपको पता होगा, डाइवोर्स का मतलब होता है विवाह का समाप्त हो जाना, है ना। आपने विवाह किया था, आप साथ में आकर के अब आप अलग रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपका क्या होता है, आपका डाइवोर्स होता है कि डाइवोर्स के माध्यम से आप अलग रह सकते हो। तो जब आप उत्तराखंड यूसीसी के बारे में बात करोगे तो इसमें डाइवोर्स के बारे में बच्चा सबसे पहले तो आधार बताए गए हैं, है ना, कि वो कौन कौन से आधार हो सकते हैं कि जिनके आधार पर आप तलाक ले सकते हो। तो ऐसे आधारों में एक आधार बताया गया है आपका क्या, एडल्ट्री। एडल्ट्री में आपको पढ़ा चुका हूं पहले आर्टिकल 21 के तहत भी। एडल्ट्री का मतलब होता है आपका क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं एडल्ट्री को, हाँ, हाँ वही वाला कुछ, वयस्क कहता नहीं, इसको कुछ बोलते हैं, इसके लिए सही शब्द होता है एडल्ट्री के लिए, बोल रहा हूँ मैं, समझा देता हूँ मतलब क्या होता है। एडल्ट्री का मतलब हो गया बच्चा कि मान लीजिए ये कोई ए और बी है, ए है आपका मेल और बी है आपकी क्या, फीमेल, है ना। और ये जो बी है इनके किसी सी नाम के पुरुष के साथ भी संबंध है, इनका विवाह तो हुआ है किससे, ए से, लेकिन इनके संबंध है किससे, सी के साथ। इनका संबंध है किसके साथ, सी के साथ। तो पहले हमारे देश में ना एक कानून होता था, एक कानून बेसिकली ये होता था कि अगर ऐसी स्थिति है तो ए जो होगा ये सी के ऊपर केस कर सकता है, ये जो ए होगा ये सी के ऊपर केस कर सकता है। और बी का ए के साथ विवाहित होने के बावजूद सी के साथ जो संबंध है इसी को कहा जाता है आपका एडल्ट्री, है ना। तो एक तो एडल्ट्री आधार बनेगा तलाक का, एडल्ट्री अब दोनों साइड से आधार बनेगा। हाँ, अगर बी के सी के साथ संबंध है तो ये ए के लिए तलाक का आधार बन जाएगा कि ए आपका तलाक ले सकता है बी से। सेम अगर ए का आपका किसी डी के साथ संबंध है, डी कोई महिला है, तो बी भी क्या कर सकती है, ए से तलाक की मांग कर सकती है। दोनों को समान अधिकार है तलाक के, ध्यान रखिएगा। पहले केवल पुरुष को ज्यादा अधिकार होते थे, अब दोनों को समान अधिकार है। तो एडल्ट्री का अगर केस होता है तो वहां पर वो आपका तलाक का आधार बन सकता है, उसके आधार पर आप तलाक मान सकते हो। इसके अलावा अगर कोई क्रूलिटी हो रही है आपके रिलेशन में, क्रूलिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब हिंसक अत्याचार कह सकते हो एक तरीके से, है ना। कोई अत्याचार आपके ऊपर कर रहा है तो उस स्थिति में आप तलाक की मांग कर सकते हो। परित्याग की स्थिति में आप तलाक की मांग कर सकते हो। परित्याग का मतलब हो गया कि आप दोनों अलग रह रहे हो, है ना, विवाह तो क्या है लेकिन बहुत लंबे समय से अब अलग रह रहे हो, परित्याग आपका कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप तलाक की मांग कर सकते हो। और आपके पार्टनर ने अगर क्या कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया या धर्मांतरण कर दिया, तो ऐसे में भी आप क्या कर सकते हो, तलाक की मांग कर सकते हो। मान लीजिए कि पहले ए और बी का विवाह हुआ था, उस समय दोनों के दोनों हिंदू थे, ए पुरुष है और बी क्या है आपका महिला है, और ए क्या करता है आपका इस्लाम को कबूल कर लेता है, तो ऐसे में बी आपका ए से क्या मांग सकती है, तलाक मांग सकती है। तो अगर आपका पार्टनर धर्मांतरण कर लेता है तो वो भी आपका तलाक का एक आधार बन सकता है। क्लियर। तो ये तो आपके बेसिकली आधार बताए गए हैं कि तलाक किस किस आधार पर हो सकता है। महिलाओं के लिए यहां पर दो आधार और बताए गए हैं, महिलाओं के लिए यहां पर दो आधार और बताए गए हैं। पहला आधार यह बताया गया है कि अगर जो महिला का पति है, अगर इसकी कोई दूसरी पत्नी भी है,
हो सकता है किसी ने इससे विवाह कर लिया हो लेकिन बताया ना हो कि हमारी तो एक पहले से भी है, और बताया ना हो लेकिन विवाह कर लिया हो। तो अगर पति की दूसरी पत्नी है तो वैसे में जो महिला होगी वो अपने पति से तलाक की मांग कर सकती है, वो तलाक का आधार बन सकता है। और दूसरा केस ये है कि महिला का जो पति है, अगर इसको बलात्कार के लिए सजा सुनाई गई हो, है ना, अगर ये बलात्कार का आरोपी हो और बलात्कार के लिए इसको क्या सुनाई गई हो, सजा सुनाई गई हो, तो इस स्थिति में भी वो तलाक की मांग कर सकती है। क्लियर हो गया यहाँ पर? इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम डाइवोर्स डाइवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पर महिला हो या फिर आपका पुरुष हो, दोनों के अब जो अधिकार हो गए हैं वो कैसे हो गए हैं? दोनों को अब यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। अब देखिएगा, जब मैंने आप लोगों को परसों इस्लाम के बारे में बताया था तो मैंने क्या कहा था वहां पर कि इस्लाम में तलाक का अधिकार केवल और केवल पुरुषों को होता था। बोलने के लिए खुला नाम का शब्द था, एक खुला नाम की प्रथा थी, लेकिन वो प्रथा प्रचलन में नहीं है। बेसिकली 99% से ज्यादा जो प्रचलन में पद्धति थी वो तलाक की थी, और तलाक आपका विशेष अधिकार होता था किसका? केवल पुरुष का। तो केवल पुरुष को ही आपका तलाक देने का अधिकार होता था। हालांकि बाकी के जो धर्म के लोग हैं वहां पर भी आप लोग देखोगे कानून तो थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो तलाक था वो एक विशेष अधिकार बना रहता था किसका? पुरुष का ही। लेकिन इस यूसीसी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि तलाक में आप महिला हो या पुरुष हो, दोनों को आपके समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का यहाँ पर यूसीसी के माध्यम से प्रयास किया गया है। क्लियर हो गया? ठीक। इसके अलावा यहां पर स्पष्ट किया गया है कि न्यायतर जो पद्धतियां हैं तलाक की, न्यायतर जो तलाक की पद्धतियां हैं इनको क्या घोषित कर दिया गया है? यहां पर इनको अवैध घोषित कर दिया गया है। क्लियर है? न्यायतर पद्धतियों से मतलब ऐसी पद्धतियां जिनका उल्लेख आपका न्यायिक व्यवस्था में नहीं है, जिनका उल्लेख आपका कानूनों में नहीं है, जैसे कि तलाक ए बिद्दत। क्लियर है? जैसे कि आपका तलाक है सुन्नत, जैसे कि खुला, जैसे कि ट्रिपल तलाक, जो भी चीजें आपकी है ना, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चा प्रतिबंधित हो गई। जैसे कि आप लोग बात करते हो, परसों मैंने आपको पढ़ाया था तलाक ए सुन्नत। तलाक ए सुन्नत के कौन कौन से दो प्रकार थे? बताना जरा। तलाक ए सुन्नत के दो प्रकार बताए थे ना मैंने आपको परसों, कि तलाक ए सुन्नत के दो प्रकार थे, कौन कौन से? एक था तलाक ए एहसन और एक था तलाक ए हसन। ये दो तरीके आप लोगों ने देखे होंगे तलाक ए सुन्नत में। ठीक है? इसी तरीके से आप लोगों ने तलाक ए बिद्दत देखा था, जिसको बेसिकली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहा जाता है, जिसको लेकर के कि सायरा बानो का वाद भी था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया था। तो इसको भी यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। और इसके अलावा जो भी तलाक की अन्य चीजें, चाहे आपका खुला हो गया, और भी बहुत सारे इस्लाम में ना आपको 8 तरीके देखने को मिलेंगे तलाक लेने के, ना, सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोई नहीं चलेगा है। और अब जो आपका तलाक होगा बिना कोर्ट के आदेश के नहीं होगा, बिना न्यायालय के आदेश के। क्लियर? तो अब अगर आपको तलाक लेना है तो आपका तलाक केवल और केवल न्यायालय के आदेश के द्वारा ही हो सकता है, और कोई तरीका आपके पास अब नहीं है। अब आप अपने धर्म ग्रंथ, धुरुम ग्रंथ के चक्कर में तलाक नहीं ले सकते। ये नहीं कि तलाक 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 बोला और तलाक हो गया, है ना, या 3 महीने में तलाक बोला तो तलाक हो गया। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब केवल और केवल आपका तलाक संभव है किसके आदेश के द्वारा? न्यायालय के आदेश के द्वारा। तो अगर आपको तलाक लेना है तो उसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, न्यायालय आदेश जारी करेगा कि हाँ आपको तलाक लेने की अनुमति है या आपका तलाक हो गया है, तो तभी आपके तलाक को माना जाएगा, या तभी आपका विवाह विच्छेद माना जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कितना? ठीक। हालांकि ध्यान रखना बच्चा, जब हम लोग डाइवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेहर को मान्यता दी गई है ना। मेहर को यहाँ पर अमान्य उमान्य कुछ घोषित नहीं किया गया, क्योंकि मेहर को लेकर के ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और मेहर क्या था वो मैंने आपको परसों बताया था, जब मैं आपको इस्लाम में विवाह के बारे में पढ़ा रहा था। तो मेहर मैंने आपको बताया था कि जो आपका इस्लाम था, इस्लाम में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के समय एक निकाह नामा होता था। उस निकाह नामा में ये एक मेहर की एक रकम तय की जाती थी, जो पति को पत्नी को देनी होती थी। वो उस समय भी दे सकता था, वो तलाक के बाद भी दे सकता था, और जब पति की मृत्यु हो जाए तो तब भी वो पत्नी को दी जा सकती थी। हालांकि वो पत्नी को दी जरूर जाती थी, है ना, जो मेहर की रकम। लेकिन हमने देखा था कि आपका जो आपका सर्वे था उसमें पता चला था कि 84% मामलों में जो मेहर की रकम होती है वो 0 से और 1,000 रुपए के बीच में होती है। तो ये मेहर कोई ऐसी रकम नहीं है जो कि कोई बहुत बड़ी रकम हो गया ना, 0 से 1,000 रुपए के बीच की रकम है। तो उसको यहाँ पर आपका अवैध घोषित नहीं किया गया है उत्तराखंड के यूसीसी में। दो चीजें समझ में आ गई हम लोगों को, हमको विवाह भी समझ में आ गया और हमको आपका तलाक भी समझ में आ गया। क्लियर? अगली चीज जो महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी बच्चा उत्तराखंड के यूसीसी में, जो आपको समझना है, वो है आपके बच्चों के अधिकारों को संरक्षण। पीछे क्यों करना? लास्ट में करूंगा। कि लिखना है आपको?
इससे पहले का लिखा, तो ये क्यों नहीं लिखा? फोटो खींच लो। हाँ वही रहेगा, मैं इसकी पीडीएफ बना दूंगा, बाद में पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बना दूंगा इसकी पीडीएफ, आज नहीं मिटाऊंगा पक्का। पीडीएफ है ना। आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। अब ध्यान रखिएगा बच्चा, बच्चों के अधिकारों को लेकर के ना बड़ी दिक्कत हमेशा से रही थी। अब भाई, जो आपका लीगल माता पिता से उत्पन्न संतान है उनके साथ तो दिक्कत नहीं है, उनको तो सारे के सारे अधिकार मिल जाएंगे ना, जिनके माता पिता लीगल हैं। दिक्कत वहां पर आती थी जहां पर माता पिता लीगल ना हो। सपोज मान लीजिए कोई पुरुष है, पुरुष का किसी स्त्री के साथ संबंध है ना, उसका विवाह भी हो रखा है, लेकिन उसका किसी और स्त्री के साथ भी संबंध, और वहां से उसको कोई संतान की उत्पत्ति हो गई। अब वो बच्चा था, उसको समाज बेसिकली क्या कहता था? नाजायज। यही तो कहता था, उसको समाज बेसिकली नाजायज कह करके संबोधित करता था, और उसके अधिकारों को लेकर के प्रावधान नहीं थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, लेकिन स्पष्ट रूप से कानून में उसके अधिकारों को लेकर के कोई प्रावधान नहीं था। ये जो उत्तराखंड का यूसीसी है बच्चा, इसने बेसिकली आप लोग देखोगे अवैध संतान की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया है। इसने कहा संतान अवैध है ही नहीं। इसने अवैध संतान की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया है ना। ये मानते ही नहीं किसी संतान को अवैध। इसने साफ कहा कि चाहे आपकी अमान्य विवाह से कोई संतान उत्पन्न हो, उत्पन्न संतान हो, या लिव इन रिलेशन से उत्पन्न संतान, लिव इन रिलेशन से उत्पन्न संतान हो। ठीक, तो आपकी संतान कैसे भी उत्पन्न हो, या आपके अमान्य विवाह से उत्पन्न कोई संतान हो, या लिव इन रिलेशन से आपकी कोई उत्पन्न संतान हो, इन दोनों को ही क्या दी जाएगी? आपकी कानूनी मान्यता दी जाएगी, है ना। कानूनी मान्यता दिए जाने का बच्चा सीधा सा ये मतलब हो गया कि ये संतान सेम अब वैसी है जैसे कि दो लोगों का विवाह हुआ हो और उसके बाद उनकी कोई संतान हुई हो। तो जिस प्रकार के अधिकार उस संतान को होंगे जो दो लोगों के लीगल विवाह की वजह से हुई होगी, सेम वो सारे के सारे अधिकार इस संतान को भी होंगे जो अमान्य विवाह से उत्पन्न हुई होगी या जो लिव इन रिलेशन से उत्पन्न हुई होगी। क्लियर हो पा रहा है यहां तक मामला? तो बेसिकली जो आपकी अवैध संतान की अवधारणा है, इस अवैध संतान की अवधारणा को यहां पर समाप्त कर दिया गया है, ताकि जो बच्चों के अधिकार होते हैं, बच्चों के अधिकारों को संरक्षण दिया जा सके। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि उत्तराखंड के यूसीसी में किया गया है। क्लियर हुआ यहां तक का मामला? ठीक। हाँ। हाँ, किसका? दोनों का? जेल जाएगा वो तो। रजिस्ट्रेशन तो उसका तब होगा जब जेल से बाहर आएगा, वो तो पहले जेल जाएगा। उसको तो जेल जाना चाहिए। दो दो पत्नियों की अनुमति तो है ही नहीं। वो अगर हिंदू है तो ये कोई यूसीसी तो आ जा रहा है, हिंदू कोड बिल तो 1954 का है, 1954-55 का। उसमें ही प्रावधान था कि आप दो पत्नियां नहीं रख सकते। एक पत्नी अगर आपकी जीवित है तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, है ना। हाँ। हाँ, तो सब कुछ होता है ना, क्योंकि उस समय विवाह कोई रजिस्टर्ड ही नहीं करवाता था। उनका विवाह रजिस्टर्ड थोड़ा है, करवाना पड़ेगा ना अब तो। क्या? वो छूट दे देंगे उनको, जो अब बेसिकली विवाह करेंगे उनको वो रजिस्टर करेंगे, और कुछ लोगों को उसमें छूट भी दे दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी ऐसी नहीं है। ठीक है, चलेगा। आगे हम बात करते हैं आपका अगला, सक्सेशन और इनहेरिटेंस के ऊपर, है ना, बेसिकली उत्तराधिकार और विरासत के ऊपर। उत्तराधिकार और विरासत के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम उत्तराधिकार और विरासत के बारे में बात करते हैं तो पहले से हम लोग देखेंगे कि पुरुष प्रधान समाज रहा है, और हमेशा से उत्तराधिकार में हम लोग देखेंगे कि जो आपका बेटे होते थे या पुत्र होते थे, पुत्रों को बेसिकली सामान्यतः ज्यादा अधिकार यहाँ पर दिए जाते थे। लेकिन जो उत्तराखंड का यूसीसी है उसमें ध्यान रखिएगा कि जब हम उत्तराधिकार और विरासत के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार दे दिए हैं।
है ना, दोनों के अधिकार बिल्कुल समान होंगे आपके विरासत में और उत्तराधिकार में। जो अधिकार पुरुष को दिए गए हैं या फिर पुत्र को दिए गए हैं उत्तराधिकार और विरासत में, सेम वही अधिकार अब किसको प्राप्त होंगे यहाँ पर, सेम वही अधिकार अब पुत्रियों को भी प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं है कि संपत्ति में आपका पुत्र का हिस्सा ज्यादा होगा और पुत्रियों का हिस्सा कम होगा, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली इस्लाम में भी अगर आप लोग देखोगे तो पुत्रियों का हिस्सा था पहले से संपत्ति में, लेकिन वो हिस्सा आपका 25% के आसपास हुआ करता था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर एक पुत्र और एक पुत्री है तो दोनों का जो हिस्सा होगा वो कितना रहेगा, वो आपका 50-50% रहेगा, है ना। और जब हम लोग यहाँ पर पुत्रियों और पुत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि पुत्र और पुत्रियों में केवल जो आपके अपने, सपोज एक पुरुष है एक महिला है, उसकी जो अपनी संतान है वो तो है ही, लेकिन मान लीजिएगा कि अगर उन्होंने गोद ले रखा है, अगर उन्होंने संतान को गोद ले रखा है, या हो सकता है कि कोई आपका नाजायज बच्चा है ना, कोई आपका बच्चा गोद ले रखा है या कोई नाजायज बच्चा है, या सरोगेसी से उत्पन्न संतान है, सरोगेसी से उत्पन्न संतान है, या लिव इन रिलेशन से उत्पन्न संतान है, या लिव इन रिलेशन से उत्पन्न संतान है, तो इन सबको माना जाएगा पुत्र और पुत्रियों में, ध्यान रखिएगा। और इन सबको बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं कि एक पुरुष और महिला जिनका की लीगल विवाह है उनकी जो संतानें होंगी उन्हीं को समान अधिकार है, नहीं। आपने अगर किसी बच्चे को गोद लिया है उसके भी वही अधिकार है, कोई नाजायज बच्चा जिसको पहले कहते थे उसके भी वही अधिकार है, कोई सैरोगेसी से उत्पन्न संतान है तो उसके भी वही अधिकार है, और कोई लिव इन रिलेशन से उत्पन्न संतान है तो उसको भी सेम वही अधिकार होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपका समानता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है सारे के सारे बच्चों के बीच में। पुत्र और पुत्रियों के बीच में तो समानता स्थापित किया ही गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से, जो कि आपके बच्चे हो सकते थे, जिन भी माध्यमों से बच्चों के अधिकारों को संरक्षण दिया जा सकता था, वो सारे के सारे तरीके यहाँ पर अपनाने का प्रयास किया गया है, ताकि किसी तरीके से बच्चों के अधिकारों को यहाँ पर संरक्षित किया जा सके। क्लियर। इवन कि यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है बच्चा कि अगर किसी की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है ना, अगर बिना वसीयत की मृत्यु हो जाती है, अगर वसीयत बना के मर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वसीयत के अनुसार आपका वितरण हो जाएगा संपत्ति का। अगर कोई बिना वसीयत की किसी की मृत्यु हो जाती है तो ध्यान रखिएगा उसके ऊपर समान अधिकार होंगे, किसको, पति पत्नी को। अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को समान अधिकार, पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति को समान अधिकार। उनके जो बच्चे होंगे उनको भी समान अधिकार होगा, बच्चों में आपके चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो दोनों को समान अधिकार होंगे। और जो उनके ऊपर आश्रित उनके माता पिता होंगे, इन सबको आप लोग देखिएगा यहाँ पर समान अधिकार होगा, इन सबको यहाँ पर समान अधिकार होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत के उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके पति पत्नी, अगर पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी को, और पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति को, उनके बच्चों को, और उनके ऊपर आश्रित जो उनके माता पिता हैं, इन सबको वहां पर क्या होगा, आपका समान अधिकार होगा। इन सबके बीच में संपत्ति का बराबर विभाजन होगा, क्योंकि सबके लिए जरूरी है ना, खाना पीना रहना आवास वगैरह सबके लिए जरूरी है। तो इसलिए बेसिकली ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है ना, ताकि इनमें से किसी का भी नुकसान ना हो, सभी के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। तो पति पति बच्चे और जो आश्रित माता पिता हैं सबको इसमें शामिल किया गया है। तो ये अच्छे प्रावधान है, इसीलिए आप लोग देखोगे इन प्रावधानों को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो रही है। दिक्कत समस्या परेशानी एक ही चीज को लेकर के, वो है आपका क्या, लिव इन रिलेशनशिप। क्लियर। तो अभी तक आपने सारे के सारे प्रावधान देख लिया, आपने विवाह को देख लिया, आपने डिवोर्स को देख लिया, आपने सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस को देख लिया, विरासत एवं उत्तराधिकार को देख लिया, आपने एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को देख लिया, आपने गार्जियनशिप को देख लिया। ये सारे के सारे प्रावधान आपने देख लिए। अब आप जिस प्रावधान के वजह से इंतजार कर रहे थे, या यहां तक चीजों को देखोगे या यहां तक चीजों को पढ़ोगे, वो प्रावधान आपका है बच्चा क्या, लिव इन रिलेशनशिप। ये एक ऐसा प्रावधान है उत्तराखंड के यूसीसी का जो जो कि सबसे ज्यादा विवादित रहा है ना, जिसके ऊपर की विवाद अभी भी नहीं थम रहा है। जब से ये बिल आया था तब से लेकर के और अभी तक आप लोग देखोगे लगातार इसके ऊपर जो आपके ओपिनियन है वो लोगों के अलग अलग आ रहे हैं। आलोचक इसकी बहुत आलोचना भी कर रहे हैं और समर्थक भी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विवादित अगर कोई प्रावधान इसमें था तो वो था आपका ये लिव इन रिलेशन वाला। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिव इन रिलेशन लागू किसके ऊपर होगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, ये लागू किसके ऊपर होगा, लागू किस पर होगा। तो पहली चीज, उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों पर, उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों पर,
इसका मतलब अब चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, बंबई से हो, कलकत्ता से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हो, अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हो तो आपके ऊपर ये कानून लागू होगा, जो इसमें प्रोविजन है वो आपके ऊपर लागू होगा। और दूसरा, उत्तराखंड के निवासी जो उत्तराखंड से बाहर भारतीय राज्य क्षेत्र में रह रहे हो। ध्यान रखना है दोनों प्रोविजन को। पहला प्रोविजन ये है कि उत्तराखंड में तो जो भी रह रहा होगा, एक्स वाई जेड, चाहे कोई भी हो, अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हो तो आपके ऊपर ये प्रोविजन लागू होंगे। दूसरा, यहाँ पर अलग से प्रोविजन है किसके लिए? उत्तराखंड के केवल निवासियों के लिए। तो उत्तराखंड का निवासी तो चाहे उत्तराखंड में रहे, चाहे वो उत्तराखंड से बाहर रहे, लेकिन ध्यान रखना बाहर में यहाँ पर भारतीय राज्य क्षेत्र है। अगर वो आपका ब्रिटेन में रह रहा है तो वो लिव इन रिलेशन में रह सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई उत्तराखंड का निवासी उत्तराखंड के बाहर भी रह रहा है तो भी उसको इन कानूनों के, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आप उत्तराखंड से बाहर, सपोज दिल्ली में हो और दिल्ली में आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, तो भी आपको उत्तराखंड में अपने लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सपोज आप चेन्नई में रह रहे हो लेकिन आप उत्तराखंड के निवासी हो और लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, तो भी आपको अपने चेन्नई के लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कहां करवाना पड़ेगा? उत्तराखंड में करवाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड के निवासियों के लिए स्पष्ट प्रावधान है कि उत्तराखंड के निवासी चाहे उत्तराखंड में रह रहे हो या वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी रह रहे हो, उनको, वो इस कानून के अधीन होंगे, और इस कानून के अधीन होंगे तो उसको, उनको इसका पालन करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या है लिव इन रिलेशनशिप में। तो सबसे पहला प्रावधान इसमें है बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में, और वो है आपका क्या? अनिवार्य पंजीकरण। सबसे सबसे पहला प्रावधान आपको इसमें देखने को मिलेगा अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान, है ना? अनिवार्य पंजीकरण, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो तो आपको 30 दिनों के भीतर अपने लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करवाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? विवाह के लिए कितना दिन था? 60 दिन था। ध्यान रखना, लिव इन रिलेशनशिप में क्या है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो 30 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा। क्लियर? और पंजीकरण के लिए आवेदन बेसिकली उसके लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाएगा, और रजिस्ट्रार के सामने ही आप लोगों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना है। विवाह में भी आपको रजिस्ट्रार के सामने ही आपका विवाह को रजिस्टर करवाना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रार की व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है। क्लियर हो गया इतना कि आपका अनिवार्य पंजीकरण आपको करवाना पड़ेगा कितने दिन के भीतर? 30 दिनों के भीतर, है ना? और क्या प्रावधान है इसमें? दूसरा प्रावधान इसमें यह है कि अगर कोई परित्यक्त महिला है, अगर कोई परित्यक्त महिला है लिव इन रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में मतलब कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे और बाद में लड़के ने आपको क्या किया? छोड़ दिया। केवल महिला के बारे में बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना, पुरुष के बारे में नहीं है। अगर लड़की ने आपको छोड़ दिया तब नहीं, बात हो रही है कब? जब लड़के ने लड़की को छोड़ दिया। तो ध्यान रखना, अगर कोई परित्यक्त महिला है, किसी पुरुष ने किसी महिला को छोड़ दिया है, तो वहां पर जो ये महिला होगी, इस महिला को आपका गुजारा भत्ता का अधिकार होगा। ध्यान रखना, इसकी इसकी आलोचना भी होगी, क्योंकि मेंटेनेंस का अधिकार यहाँ पर केवल और केवल किसको दिया गया? महिला को। जबकि जब आप विवाह को पढ़ोगे ना, मैरिज में पढ़ोगे, तो वहां पर मेंटेनेंस का अधिकार दोनों को है, पुरुष को भी है और महिला को भी है। महिला भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और पुरुष भी मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर अगर आपका ब्रेकअप, यहाँ पर तलाक तो क्या बोलेंगे, ब्रेकअप, ब्रेकअप हो जाता है और लड़का लड़की को छोड़ता है, तो वैसी स्थिति में जो लड़की होगी उसको गुजारा भत्ता का अधिकार होगा, वो मेंटेनेंस की डिमांड यहाँ पर कर सकती है। क्लियर हो गया इतना? ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपका लिव इन रिलेशनशिप है, इससे जो उत्पन्न संतान होगी, इससे जो उत्पन्न संतान होगी, इस उत्पन्न संतान को लीगल मैरिड कपल से उत्पन्न संतान के समान ही अधिकार। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में थे, आप अपनी महिला साथी का परित्याग कर देते हो, तो आपकी महिला साथी को गुजारा भत्ता का अधिकार होगा, आपको उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, सेम वैसे जैसे कि विवाह में दिया जाता है। आपकी अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान के सारे वही अधिकार होंगे जो कि एक लीगल मैरिड कपल से उत्पन्न संतान के होते। मतलब दो लोग जिन्होंने विवाह किया था लीगली, उनसे जो उत्पन्न संतान होती, जो जो अधिकार उस संतान के होते, सेम वही अधिकार उस संतान के होंगे जो कि आपका लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न होगी।
क्लियर है, जो कि आपका लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न होगी। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक महिला के गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस को लेकर सेम वही अधिकार है जो कि एक विवाह में किसी महिला के होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक तो आपका जो आपके शादी से उत्पन्न संतान होगी, इनके अधिकारों को संरक्षित किया गया है, और महिलाओं के अधिकारों को यहाँ पर विशेष संरक्षण दिया गया है। यह अधिकार यहाँ पर पुरुष को नहीं है, मैं आपको फिर बता चुका हूँ विस्तार करके कि पुरुष को आपका मेंटेनेंस का अधिकार यहाँ पर नहीं है। ठीक हो गया मामला। ये तो हो गए आपके किसके, इसके प्रावधान। क्या प्रावधान है इसमें? एक प्रावधान है आपका अनिवार्य पंजीकरण का, कि 30 दिन के भीतर आपको पंजीकरण के लिए अप्लाई करना है। दूसरा है कि अगर आपके साथी ने आपको छोड़ दिया है महिला को, तो महिला को मेंटेनेंस गुजारा भत्ता का अधिकार होगा, सेम वैसे जैसे कि लीगल मैरिज में होता है। और अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप से संतान उत्पत्ति हुई है तो संतान के अधिकार सेम वैसे ही होंगे जैसे कि लीगल मैरिज से उत्पन्न किसी संतान के अधिकार होते हैं। हर चीजें, मतलब चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर के हो, चाहे आपका संपत्ति को लेकर के हो, विरासत को लेकर के हो, सारे के सारे अधिकार उस बच्चे के पास भी मौजूद होंगे, है ना। अब मेन बात आती है बच्चा कि सबसे ज्यादा विवाद इसको लेकर के क्यों है। जो आपका लिव इन रिलेशनशिप है इसी को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद क्यों? क्योंकि बाकी सारे के सारे प्रोविजन बहुत बढ़िया हैं इस कानून के, है ना। चाहे आप मैरिज को लेकर के बात करो, चाहे आप डाइवोर्स को लेकर के बात करो, चाहे आप सक्सेशन को लेकर के बात करो, चाहे गार्डियनशिप को लेकर के बात करो, चाहे एडॉप्शन और मेंटेनेंस को लेकर के बात करो, वहां पर किसी प्रावधान को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर सारी चीजें ठीक है। अगर किसी चीज की आलोचना हो रही है तो वो लिव इन रिलेशनशिप की ही आलोचना हो रही है। क्यों आलोचना हो रही है इसकी, क्यों विवाद हो रहा है इसके ऊपर, तो वो देखिएगा। सबसे पहली बात कि राज्य यहां पर कह रहा है कि भाई हमने ये कानून बनाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, है ना। राज्य कह रहा है कि हमने कानून बनाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के साथ कोई आपका वायलेंस ना हो, उनके साथ कोई हिंसक घटना ना हो, उनके साथ मारपीट ना हो, उनका अत्याचार ना हो, इस वजह से हमने कानून बनाया है ताकि उनको क्या किया जाएगा, आपका रजिस्टर तो किया जाएगा कम से कम, है ना, ताकि महिलाओं के अधिकारों को क्या दिया जा सके, यहाँ पर संरक्षण दिया जा सके। और दूसरा, अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान को यहाँ पर क्या क्या किया जा सके, संरक्षण दिया जा सके। लेकिन जरा एक बात बताइएगा, हम पूरे ऐतिहासिक काल से और आज तक आ गए हैं, हमने हमेशा महिला की सुरक्षा के नाम पर उसको कैद करने का प्रयास नहीं किया। भैया पूरा का पूरा इतिहास को उठा करके देख लीजिए और वर्तमान तक आइएगा, हमने हमेशा यही तो किया है, सुरक्षा सुरक्षा बोल करके हमने महिलाओं को कैद कर दिया। महिलाओं को हमने 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दिया उनके सुरक्षा के नाम पर। उनको नाइट आउट हमने कभी नहीं करने दिया, रात को उनको हमने कभी बाहर नहीं निकलने दिया सुरक्षा के नाम पर। प्राचीन काल में और मध्यकाल में तो हमने उनको पढ़ाना लिखाना ही छोड़ दिया, किस नाम पर, केवल और केवल उनकी सुरक्षा के नाम पर। गांव में लड़कियों को आज भी नहीं पढ़ाया लिखा जा रहा, केवल और केवल किसके नाम पर, उनकी सुरक्षा के नाम पर। तो प्रश्न बेसिकली यहां पर यह उठ रहा है कि जब हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी महिलाओं को क्या सुरक्षा उनकी स्वतंत्रता की कीमत पर चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि भाई जो हमारी महिलाएं हैं, क्या उनको सुरक्षा उनकी स्वतंत्रता की कीमत पर चाहिए, या महिलाओं को दोनों चीज चाहिए, उनको स्वतंत्रता भी चाहिए और उनको सुरक्षा भी चाहिए। हम हमेशा से ये कर रहे हैं कि हम सुरक्षा के नाम पर उनकी स्वतंत्रता को छीनते आए हैं। ये आपका 21वीं सदी है। यहां जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो हम गरिमापूर्ण जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं की गरिमा के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम ये बातें कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करें। जबकि आपका जो ये प्रावधान है, इसमें आप महिला से उसके सुरक्षा के नाम पर उसकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रहे हो। एक तो इसलिए इसकी आलोचना हो रही है। क्लियर। दूसरी इसकी आलोचना हो रही है बच्चा इसलिए क्योंकि इसमें आपका प्रावधान किया गया है किसका, अनिवार्य पंजीकरण का। दूसरी जो इसकी आलोचना हो रही है वो इसलिए क्योंकि इसमें आपका अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको 30 दिनों के भीतर उसके पंजीकरण के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब जब आप अनिवार्य पंजीकरण के बारे में बात कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति की स्वायत्ता के ऊपर सीधे सीधे चोट है। सर ये व्यक्ति की, भाई मैं एक इंसान हूं, मेरे को चयन का अधिकार है। पुट्टा स्वामी जो आपका निजता के अधिकार के ऊपर एक बड़ा मामला था, उसमें भी न्यायपालिका ने ये कहा था कि चयन का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। तो ये तो मेरे चयन का अधिकार है ना यार, कि मैं किसके साथ रहूं, मैं किसके साथ नहीं रहूं, मैं किसके साथ कहां पर रहूं, है ना। और दिक्कत आपको कपल से नहीं हो रही है, दिक्कत आपको हो रही है जो एक कमरे में रह रहे हैं।
समझ पा रहे हो इस चीज को? भाई जब आप लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातें कर रहे हो, आपको दिक्कत किससे? आपको कपल से थोड़ा दिक्कत है। अगर वो अलग अलग घरों में रह रहे हैं लेकिन तब भी अगर वो साथ में रह लेते हैं, उनसे आपको दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत किससे हो रही है? अगर वो कपल एक साथ रह रहे हैं तो आपको उससे दिक्कत हो रही है ना। तो जो आपकी व्यक्ति की स्वायत्ता है, तो व्यक्ति की स्वायत्ता को तो आप लोग यहाँ पर समाप्त कर रहे हो ना कहीं। व्यक्ति की स्वायत्ता में तो आप सीधे सीधे ये हमला कर रहे हो। इसके साथ ही अगर मैं कहूं तो ये तो सीधे सीधे आपकी निजता में हस्तक्षेप है ना भाई। जो व्यक्ति की निजता है उसमें भी तो हस्तक्षेप है। ये तो मेरी निजता का विषय है ना, मेरा निजी है कि भाई मैं, मेरे चयन का अधिकार है कि मैं किसके साथ रहता हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं कैसे रहता हूं। ये तो हम दोनों के चयन का अधिकार है ना, ये तो हम दोनों की व्यक्तिगत स्वायत्ता का अधिकार है। तो इसमें राज्य के द्वारा इंटरफेयर क्यों किया जा रहा है? भाई मौलिक अधिकार हमको क्यों मिले राज्य के विरुद्ध? ताकि राज्य का जो इंटरफेरेंस हमारे जीवन में होता है उससे हमको बचाया जा सके। लेकिन इस प्रावधान के माध्यम से राज्य हमारे जीवन में तो घुसने का प्रयास कर रहा है, जबकि हमको मौलिक अधिकार इसलिए मिले हुए थे ताकि हम राज्य को अपने से दूर रख सकें थोड़ा सा, कि हमको परेशान करने मत आओ, हमारे जीवन में जबरदस्ती का हस्तक्षेप मत करो, हमारे ऊपर 24 घंटे निगरानी करने के लिए मत बैठो। इसीलिए तो मौलिक अधिकार थे। लेकिन जब आप लोग ये अनिवार्य पंजीकरण कर रहे हो तो ये तो व्यक्ति की स्वायत्ता और निजता में सीधा सीधा हस्तक्षेप है। या हम और आगे जाकर के कहें तो आर्टिकल 21 का सीधे सीधे वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 21 मुझे जीवन का अधिकार देता है और मेरे जीवन के अधिकार में मेरा निजता का अधिकार भी है और मेरी व्यक्तिगत स्वायत्ता भी अंतर्निहित है। तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के ऊपर भी हमला कर रहा है। क्लियर? तीसरी जो इसकी आलोचना हो रही है वो बच्चा इसके लिए है ना, कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास इसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास आपको आपको अप्लाई करना पड़ेगा पंजीकरण के लिए, है ना। अब यहां पर रजिस्ट्रार को यह अधिकार दिया गया है कि चाहे तो पंजीकरण करे चाहे ना करे। समझ पा रहे हो? मतलब मेरे को किसी के साथ रहना है, पहले तो मैं पंजीकरण के लिए अप्लाई करूं, पहले तो वो गलत है। दूसरा, इस भाई साहब को यह अधिकार है कि ये चाहे तो पंजीकरण करे चाहे तो पंजीकरण ना करे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब कोई पंजीकरण के लिए अप्लाई करेगा तो ये जांच कर सकता है। अरे क्यों जांच करेगा भाई? मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी रहूं, तुझे मुझसे क्या, तू क्यों मेरी जांच करेगा? है ना, ये जांच कर सकता है और जांच के बाद चाहे तो पंजीकरण करे और चाहे तो उसके लिए मना कर दे, लिखित में दे देगा कि भाई हम तुम्हारा पंजीकरण नहीं कर रहे, और पंजीकरण कर देगा तो सर्टिफिकेट दे देगा तुमको लिव इन रिलेशनशिप के लिए। तो एक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं किसको? रजिस्ट्रार को। दूसरी दिक्कत यहाँ पर क्या है? दूसरी दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर कोई कपल में से 21 वर्ष से कम की आयु है, 21 वर्ष से कम आयु का कोई है कपल में, तो वहां दिक्कत यह है कि ये भाई साहब सीधे आपके माता पिता और अभिभावक को सूचित करेंगे। समझ पा रहे हो? अगर जो दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनमें से किसी की आयु 21 साल से कम की है, तो ये जो रजिस्ट्रार महोदय हैं वो सीधे सीधे माता पिता को और अभिभावक को सूचित करेंगे। यार एक लड़की 18 साल की उम्र में घर से भाग करके शादी कर ले, उसका तो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 18 साल विवाह की उम्र है। यहाँ पर जब लिव इन रिलेशनशिप की बात आ रही है तो तुम 21 साल कह रहे हो, है ना, 21 साल। अरे माता पिता को नहीं बताना था तभी ना लिव इन रिलेशनशिप में जा रही थी। अगर माता पिता को ही बता पाती तो फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में जाता ही क्यों, या जाती ही क्यों? समझ पा रहे हो इस बात को? भाई स्वायत्ता स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मूल्य होता है ना। जब हम आधुनिक काल में रह रहे हैं तो यहाँ पर जो आपके मानव अधिकार है, मानव अधिकारों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जब हम लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बात करते हैं, संविधानवाद के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर व्यक्ति की स्वायत्ता को सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है ना। ये नहीं कि उसको आप समाज और परंपरा के बंधनों से उसको बांधने का प्रयास करो। रूसो कहता है ना कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन ताउम्र इसको जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। उन्हीं जंजीरों से तो मुक्त होना है। क्लियर है भाई? जब हम संविधान के बारे में बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो अधिकार हमें उन्हीं जंजीरों से तो मुक्त करने के लिए हैं जिन जंजीरों से हमको आज तक जकड़ा गया था। लेकिन तुम हमको फिर से बांध रहे हो इन जंजीरों से। अरे मेरे को लिव इन रिलेशनशिप पे रहना है, माता पिता को क्यों बताऊं मैं, वो क्यों रहने देंगे मुझे लिव इन रिलेशनशिप में? समझ पा रहे इस बात को? लेकिन नहीं बोला, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपके माता पिता को बता देंगे हम जा करके। माता पिता को ही नहीं बताएंगे, केवल स्थान या पुलिस स्टेशन को भी देंगे जानकारी। मतलब ढिंडोरा पीटना है, सीधा सीधा सा मामला ये है कि भाई साहब ढिंडोरा पीटेंगे तुम्हारा बढ़िया से। पहले तो तुम्हारे माँ बाप को जानकारी देंगे और वहां से अगर हमको तसल्ली नहीं हुई तो उसके बाद हम जो आपका स्थानीय पुलिस स्टेशन है जहाँ का लड़का और लड़की है, लड़के का जो पुलिस स्टेशन है निकटतम और लड़की का जो पुलिस स्टेशन है निकटतम, वहां का जो प्रमुख अधिकारी होगा उसको भी इसके विषय में जानकारी दी जाएगी।
क्लियर हो पा रहा है? और इतना ही नहीं, लिव इन में आने के लिए तो आपने पंजीकरण किया ही किया, अगर आपको लिव इन को समाप्त करना है, इसका भी पंजीकरण कराओ बोला। तो भाई साहब, ये लिव इन ना हो गए तो विवाह हो गया, समझ पा रहे हो? यहाँ तो पंजीकरण कराओ जो साथ रहना है, बोला जब लिव इन समाप्त करना है तो उसका भी पंजीकरण करा दो। तो लिव इन क्यों बोल रहे हैं इसको, विवाह बोलो ना उसको, कि विवाह है ये एक तरीके से कुछ समय का विवाह, 10 10 महीने का, 2 साल का, 3 साल का विवाह मान लो फिर इसको, क्योंकि सारे के सारे प्रावधान तो वही है। महिला को लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो विवाह में है, बच्चों को सारे वही अधिकार प्राप्त है जो विवाह में है ना? प्रोविजन भी लगभग लगभग वैसे, विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होता है, इसका भी होना। विवाह के लिए तो कम से कम 60 दिन है, यहाँ तो केवल 30 दिन है। विवाह में ढिंडोरा तो नहीं पीटोगे कम से कम सारी जगह, तो ढिंडोरा पीट रहे हो हर जगह, माता पिता को अलग बता रहे हो, अभिभावक को अलग बता रहे हो, पुलिस वाले को अलग बता रहे हो, है ना? और उसके बाद कह रहे हो कि जब समाप्त कर रहे हो तो फिर आकर के एक तो इंसान कष्ट में है कि उस बेचारे का ब्रेकअप हो गया, अब तुमको आकर के अपना ब्रेकअप भी बताए कि हम रिलेशनशिप को समाप्त कर रहे हैं, तो बताओ कैसा कष्ट है ये उस आदमी के लिए ना? तो इसको लेकर के बहुत आलोचनाएं भी इसकी हो रही है, मजाक एक तरफ, लेकिन व्यक्ति की स्वायत्ता ध्यान रखेगा बच्चा, जब हम आधुनिक मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर व्यक्ति की स्वायत्ता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। क्लियर? वहां पर व्यक्ति की स्वायत्ता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, व्यक्ति की स्वायत्ता महत्वपूर्ण भी होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वायत्ता के ऊपर सीधा सीधा हमला किया जा रहा है, केवल और केवल सुरक्षा के नाम पर। समझ में आ पा रहा है कुछ? ठीक, यहां से मन नहीं भरा आपका, और सुनो, जब आप जाओगे तो क्या क्या होगा आपके साथ। देखो भाई साहब, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे ना, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, पूरी कहानी सुनो, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, इस रजिस्ट्रेशन में भाई साहब पहले 16 पन्नों का फॉर्म भरना है आपको। बैंक वालों का भी नहीं रहता इतना बड़ा फॉर्म, ठीक है? 16 पन्नों का तो भाई साहब पहले आपको फॉर्म भरना है यहाँ पर, है ना? ये 16 पन्नों का फॉर्म तो आप भरोगे भरोगे, आधार ओटीपी से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे आप कभी कोई मोबाइल सिम सुम लेते हो, या फिर कुछ आप कभी लॉगिन लॉगिन करते होंगे आपका डिजी लॉकर में, या फिर अपना उसमें, है ना, उसमें होता है ना आधार ओटीपी, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे क्या आता है, ओटीपी आता है। ठीक उसी तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा आधार ओटीपी के माध्यम से। यहीं यहीं तक से बात नहीं बनेगी, इसके अलावा आपको धार्मिक गुरु से प्रमाण पत्र, धार्मिक गुरु से प्रमाण पत्र लाना होगा, जिसमें धार्मिक गुरु ये लिख करके देगा कि ये युगल आगे चलकर विवाह कर सकता है। जी, धार्मिक गुरु समझ में आता है, जैसे कि अगर इस्लामिक व्यक्ति होगा तो वहाँ उलेमा, मौलवी, मौलवी, काजी कुजी जो होते हैं, और अगर आप ब्राह्मण धर्म के बारे में बात करोगे तो जो आपके ये पांडा पुजारी वगैरह होता है, पंडित वंडित, है ना, इनसे आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा भाई साहब जी, प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, जिसमें लिखेंगे कि हाँ ये दोनों लोग अगर आगे जा करके विवाह कर सकते हैं। ये किया क्यों जा रहा है, पहले मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि ये इतने नौटंकी की क्यों जा रही है। सिर्फ इसलिए की जा रही है बच्चा, ताकि अंतर धार्मिक विवाह ना हो सके और आपका अंतर जातीय विवाह ना हो सके। सिंपल सी बात यह है जो सच्चाई है। ये सारे प्रोविजन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि अंतर धार्मिक विवाह ना हो पाए, और जो आपके अंतर जातीय विवाह हैं वो ना हो पाए, क्योंकि ऐसे जो विवाह होते हैं ना वो एकदम से नहीं होते, उनमें लोग पहले बहुत टाइम तक साथ रहते हैं। अंतर जातीय विवाह एकदम से नहीं होते हैं, और अंतर धार्मिक विवाह भी एकदम से नहीं होते, उनके लिए समय चाहिए होता है, और वही समय होता है जो लोग ये लिव इन रिलेशनशिप के रूप में रहते हैं। तो बेसिकली उसको सीधे सीधे हतोत्साहित करने की बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वो आपको अनुमति देता है अंतर जातीय विवाह करने का और अंतर धार्मिक विवाह करने का। ये वाला जो एक्ट है ये ऐसा नहीं कहता कहीं भी कि आप अंतर जातीय विवाह नहीं कर सकते, अंतर धार्मिक विवाह नहीं कर सकते, लेकिन सीधा आपको विवाह करना होगा, लिव इन में आप पहले रह नहीं सकते, है ना, क्योंकि रहने नहीं देगा। धार्मिक गुरु से लिखवा के लाना है बोला कि ये दोनों युगल, तो अगर आप किसी भी धार्मिक गुरु के पास जाओगे, सपोज हिंदू धर्म का धार्मिक गुरु है, उसके पास एक लड़का गया जो ब्राह्मण है, और लड़की गई जो कि आपका निम्न जाति के, तथा कथित हिंदू समाज में जो निम्न जातियों से, वो ब्राह्मण कभी लिख के देगा कि इनका विवाह हो सकता है? वो तो परंपरावादी होते हैं ना भाई साहब, वो तो ब्राह्मण श्रेष्ठता के बारे, वो तो जातियों को देखेगा कि नहीं भाई साहब अलग अलग जातियों में विवाह हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण का विवाह शूद्र से हो ही नहीं सकता, क्षत्रिय का विवाह शूद्र से हो ही नहीं सकता, नहीं ब्राह्मणी कन्या ढूंढ करके लाओ, देगा वो सर्टिफिकेट। सेम अगर आप मौलवी के पास जाओ, कोई लड़का मौलवी के पास जाओ और कहे कि मेरे को उस कन्या से विवाह करना है, उस धर्म की कन्या से, वो देगा अनुमति? कभी नहीं देगा। तो कहां से लाओगे ये सर्टिफिकेट, और कहां से रहोगे लिव इन रिलेशनशिप में? समझ पा रहे हो? ये धार्मिक गुरु से आपको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा कि ये युगल आगे चल करके विवाह कर सकता है, और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है ना, हिंदू मैरिज एक्ट में बेसिकली प्रावधान ये है कि आप पितृपक्ष से
5 पीढ़ी और मातृपक्ष से 3 पीढ़ी के भीतर में विवाह नहीं कर सकते हो। क्लियर है? पिता के पक्ष में आप 5 पीढ़ियों तक विवाह नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपकी बहन हो जाएगी, और सेम आप मातृपक्ष से भी 3 पीढ़ियों में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि उसको भी ऐसा माना जाएगा कि आपका गोत्र वगैरह जो भी है या बहन बहन वो आपका समान हो जाएगा। तो वो बेसिकली वहां पर प्रोविजन है और इस आधार पर यह प्रावधान जोड़ा गया कि क्योंकि ब्राह्मण को ही पता होगा, वो काजी को ही पता होगा वो सब कुछ है ना कि किससे विवाह नहीं करना है, तो बोला इसे लिखवा करके लाओ कि अगर ये अभी रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आगे जाकर के ये शादीशुदी भी कर सकते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? कम लग रहा है अभी? और बताऊं? और बताता हूं। अभी देखो, इतना ही नहीं, ये सब तो करोगे, इसके अलावा आपको पिछले रिश्ते की भी जानकारी देनी होगी भाई साहब। पूरा खोलो, जो आपने आज तक दिल में छुपा करके रखा था ना वो सब आपको खोलना पड़ेगा यहाँ। पिछले रिश्ते की जान, कुछ नहीं छुपेगा। क्लियर है? ये नहीं कि आपने जिसके साथ रहने जा रहे हो उसको तो आपने नहीं बताया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब यहाँ जाओगे तो यहाँ बताना पड़ेगा भाई साहब। और अगर आपने झूठ बोला, अगर आपने पिछले रिश्ते के बारे में सच सच नहीं बताया और जांच में यह पाया गया कि आपका पिछला कोई रिश्ता था और उसके बारे में आपने झूठ बताया, तो जेल अलग जाओगे, फाइन अलग पड़ेगा। इसमें शादी में देखा था, शादी में अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाओ केवल केवल फाइन था, जेल जूल नहीं था। इसमें जेल भी है भाई साहब, इसमें 3 महीने की जेल भी है और आगे चल करके 6 महीने की जेल भी है। इसमें तो जेल का भी प्रावधान है फाइन के साथ साथ, और फाइन भी पहले 10,000 भी है और आगे चल करके आपका 25,000 भी है। वहां तो केवल एक ही फाइन था 10,000, यहाँ तो 25,000 का फाइन भी और साथ में आपका जेल का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कानून को ज्यादा कठोर बनाया गया है। क्लियर है? जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जुर्माना का भी प्रावधान है, प्लस यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सजा का प्रावधान भी आप लोगों के लिए किया गया है। यहीं से नहीं भरा मन? और बताऊं? और सुनो, मजा आ रहा तुम्हें? हाँ, और सुनो फिर। 7वां, तीसरा पक्ष। जो मोहल्ले के आवारा लड़के होते हैं ना उनके लिए है ये कानून। एक देखे होंगे ना आपने, मोहल्ला के आवारा जो ठीक गली के बाहर पे जो जगह रहते हैं वहां पर बैठे रहते हैं, वो दिन भर यही देखते रहते हैं कि यहाँ कौन जा रहा है कौन आ रहा है। इनके लिए ये कानून बेहतरीन है। उनको केवल दिन भर ये देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, इन्होंने इन्होंने बता नहीं रखा। क्योंकि इसमें तीसरे पक्ष की भी शिकायत है, कोई तीसरा पक्ष भी शिकायत कर सकता है। मतलब आप बजरंग दल और ये जो रोमियो स्क्वाड वाले लोग होते हैं इनको खुली छूट है भाई, तुम दिन भर नजर बना करके रखो लोगों के ऊपर और फिर जाकर के क्या कर दो, शिकायत कर दो। तो ये बड़ा गलत प्रावधान है। ये तो कहीं ना कहीं आपका, जिसको हम लोग मॉरल पुलिसिंग कहते हैं, जो कि बहुत खराब मानी जाती है। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, तो मैंने वहां पर आपको कहा भी था कि मॉरल मॉरल पुलिसिंग एक बहुत ही खराब चीज है। जब हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो अधिकारों का मतलब ही होता है कि ये मॉरल पुलिसिंग जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। पुलिस केवल एक होती है जो वर्दी वाली होती है, ये नहीं कि हर कोई पुलिस बना हुआ है। मोहल्ले के जो आवारा हैं वो भी पुलिस बने हुए हैं, वो भी हमारे ऊपर दिन भर देख रहे हैं पुलिस की तरह। जैसे पुलिस हमारे फोन को ट्रेस कर सकती है, वो दिन भर हम ही को ट्रेस कर रहे हैं पीछे पीछे चल करके, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, वो यही सब काम कर रहे हैं। तो ये मॉरल पुलिसिंग है या फिर इसको सामाजिक जांच कहा जाता है, जिसके लिए आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस कानून में इस तरीके के प्रावधान आप लोग देखोगे कि किए गए हैं। क्लियर? अगली दिक्कत, और आपको बताता हूं एक और दिक्कत इसमें, कि इसमें ना लिव इन रिलेशनशिप में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई, इसमें कहा गया है कि अगर कोई पुरुष और महिला लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं, समझ पा रहे हो? इसमें कहा गया है कि अगर कोई पुरुष और महिला लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं, इसका मतलब समलैंगिकों को तो आप रेखांकित ही नहीं कर रहे हो, समलैंगिकों तो आपने छोड़ दिया। अगर कोई समलैंगिक जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है उसका आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप उसको लिंग के रूप में रेखांकित कर ही नहीं रहे हो। आपने साफ साफ अपने कानून में लिखा है कि पुरुष और महिला, तो मतलब केवल और केवल विपरीत लिंग को ही डील करता है ये कानून, कि अगर पुरुष और महिला ही रिलेशनशिप में होंगे तभी उनको क्या माना जाएगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है। समलैंगिकों के बारे में ये कोई भी बात नहीं करता है। क्लियर? इसके अलावा बच्चा, मान लीजिएगा कि कोई पुरुष और महिला ही है और वो दोस्त है, नहीं है वो लिव इन रिलेशनशिप में, और वो साथ में रह रहे हैं, अब वो कैसे प्रूफ करेंगे यार कि हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है? समझ में आ पा रहा है? कोई पुरुष और महिला के बीच में एक ही संबंध होना तो जरूरी नहीं है ना कि वो लिव इन रिलेशनशिप में ही साथ रह सकते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त है, हैदराबाद से आ रखे हैं आपका उत्तराखंड में पढ़ाई करने के लिए, और एक साथ रह रहे हैं, पड़ोसी है वहां पर भी, और मतलब अच्छी बॉन्डिंग है उनके परिवारों के बीच में, और वो एक साथ रह रहे हैं एक जगह पर। अब वो यही सिद्ध करते फिरेंगे क्या कि हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं, और कैसे करेंगे?
इस बात को प्रूव किया हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है, उसके बारे में ये कोई प्रावधान नहीं करता है। फिर अगर आप लोग देखोगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जजमेंट है बच्चा, चाहे वो इंदिरा शर्मा का केस हो 2013 का या बाकी के केसेस हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो आपका लिव इन रिलेशनशिप है ये लोगों के चयन का अधिकार है। क्लियर है? ये आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है उसके तहत उनका चयन का अधिकार है, और ये चयन का अधिकार उनका एक मौलिक अधिकार है, इसका वायलेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन ये कानून सीधे सीधे इसका वायलेशन कर रहा है। जब पुट्टास्वामी में निष्ठा को मौलिक अधिकार माना गया, तो ये तो मेरी निजता है ना कि मैं किसके साथ रह रहा हूं, मैं किस साथ कहां रह रहा हूं, ये तो मेरी निष्ठा है। और जब आप इसका रजिस्ट्रेशन मेरे से करवा रहे हो तो आप मेरी निष्ठा का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। तो ये तो कहीं ना कहीं पुट्टास्वामी जजमेंट के विरोध में जाने वाली पुट्टास्वामी जजमेंट के विरोध में जाने वाला प्रावधान है जो कि यहाँ पर किया गया है। तो यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से आप लोग देखोगे कि ये जो आपका ये वाला प्रावधान है इसकी आलोचना की जा रही है। और एक आलोचना और जानना चाहते हो तो ये भी है कि भरण पोषण का अधिकार इसमें किसको दिया गया है, केवल महिला को। जबकि नॉर्मल जो आपका मैरिज का कानून है उसमें वो आपका पुरुष को भी अधिकार है और महिला को भी अधिकार है। और लिव इन रिलेशनशिप में वो अधिकार केवल और केवल किसको दिया जा रहा है, आपका महिला को दिया जा रहा है कि वो भरण पोषण की मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है मेंटेनेंस। अगर महिला ने पुरुष को छोड़ दिया तो वो नहीं कह सकता कि अभी मेरे को मेंटेनेंस दे। पता चला पहले लड़का लड़की साथ में रह रहे थे, तैयारी करने आ रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, है ना, वादे वूदे सब कुछ किए थे, लड़की का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, लड़की ने छोड़ दिया लड़के को, बोला टाटा बाय बाय, अब तो मैं पीसीएस बन गई हूँ, तेरे साथ रह के क्या करना है। तो लड़का मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकते, लेकिन अगर लड़का पीसीएस बन गया तो लड़की मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। क्लियर है? तो ये एक जिसको हम कहते हैं कि लैंगिक रूप से भेदभावकारी ये प्रावधान किया गया है। या तो मैरिज में भी सेम होता है ना, लैंगिक रूप से भेदभाव, तब तो समझ में आता, तब तो आप ये कह सकते थे कि भाई आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये अधिकार देता है राज्य को कि राज्य महिलाओं के पक्ष में कानून का निर्माण कर सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एक ही कानून में एक जगह पे कुछ और बात हो रही हो और एक जगह पे कोई दूसरी बात हो रही हो। तो इस नाते आप लोग देखोगे इस कानून के जो बाकी प्रोविजन है वो बहुत बेहतरीन है, उनमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है और उनको लेकर के आलोचनाएं भी ज्यादा नहीं है। हालांकि जो थोड़ी बहुत आलोचनाएं हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा क्लास में और बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका किसको लेकर के, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, है ना। क्योंकि यहाँ पर बात सीधे सीधे आपके राइट्स की आ रही है, यहाँ पर सीधी सीधी बात आपकी व्यक्तिगत स्वायत्ता की आ रही है, यहाँ पर बात आपकी स्वतंत्रता की आ रही है, यहाँ पर बात आपके जीवन की गरिमा की आ रही है, यहाँ पर बात आपके चयन के अधिकार की आ रही है। क्योंकि अगर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज होगा ही, खैर नैनीताल हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था, हाईकोर्ट ने तो कानून को सही माना, है ना, नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि सही है ये कानून, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। लेकिन इतने जल्दी रुकेगा नहीं, आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी ये चैलेंज होगा, है ना। या तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून इस पोर्शन के कुछ हिस्से को नल एंड वॉइड घोषित करेगा पक्का, या उत्तराखंड सरकार इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करेगी, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा, ये तो आपको आगे जरूर देखने को मिलेगा, ये फॉर श्योर है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्योंकि मौलिक अधिकारों पे इस तरीके की चीजें मेरे को लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त करेगा इतना ज्यादा, है ना। तो हम लोग देखेंगे भविष्य के गर्भ में ये चीजें कि किस तरीके के चेंजेस इसमें होते हैं, उत्तराखंड सरकार इसको लेकर के क्या क्या प्रावधान करती है। अभी हालांकि इन्होंने मेरे ख्याल से कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है उत्तराखंड सरकार ने, जो कि बेसिकली इसके कुछ प्रोविजंस के ऊपर विचार विमर्श करेगी और इसमें अगर कुछ संशोधन किए जाने तो वो संशोधन सुझाएगी। तो ये आपका बेसिकली यूसीसी था जिसमें कि आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली, मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लियर है। एक बार फिर स्टार्टिंग में आ जाते हैं, हमने क्या क्या समझा आज, ठीक। तो उत्तराखंड यूसीसी के संबंध में बच्चा ये सारी की सारी चीजें अब आप लोगों के क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। आपको एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर लागू होगा, विवाह के संबंध में क्या प्रावधान है, तलाक के संबंध में क्या प्रावधान है, उत्तराधिकार और विरासत के संबंध में क्या प्रावधान है, लिव इन रिलेशनशिप तो आपने पूरा डिटेल में समझ ही लिया, गार्जियनशिप के बारे में क्या प्रोविजन है, और इसके अलावा गोद और जो आपका गुजारा भत्ता होता है, एडॉप्शन और मेंटेनेंस, इसके बारे में क्या प्रावधान है। तो ये मोटा मोटा आपके प्रोविजन थे। लिव इन रिलेशनशिप में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, किसको लेकर के आलोचनाएं हो रही हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। बाकी लिखने वाला काम अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।